अस्सलाम वालेकुम। के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है वो मेरा वाकिफ़े हाल। नावल की राइटर हैं समरा बुखारी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। तैयबा की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था, इसलिए ससुराल में मिलने वाले रिश्तों के मिजाज से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थी। यहाँ घर में इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा नाजिम के रिश्ते की फुफ्फो, नाजिम की छोटी बहन सोमी और एक छोटा भाई आसिम रहते थे। आसिम अपनी उम्र के मुकाबले में बेहद संजीदा और कमगोल लड़का था। इसका ज़्यादा वक्त पढ़ने में ही गुजर जाता था और वो मेडिकल के आखिरी साल में था। इसके बरक्स सोमी बला की लापरवाह, लाडली और कामचोर लड़की थी। इतना अंदाज़ा तो तैयबा को हो गया था। इसे बिगाड़ने में बहुत हाथ बुआ जी का भी है। घर का सारा काम एक प्लाज्मा करती थी। सोमी कॉलेज से आकर कभी टीवी तो कभी डेक ऑन करके अपने कमरे में बंद हो जाती। बुआ जी के बकौल वो बीमार थीं, इसलिए बिस्तर से उठकर पानी पीने की भी रवादार ना थीं। हालांकि देखने में वो कुछ ऐसी बीमार नहीं लगती थीं और उम्र में बहुत ज़्यादा तो नहीं थी जो चलने फिरने से माजूर हो जाती। वो तैयबा की नानी इनसे उम्र में बड़ी थीं, मगर अब तक कैसी चुस्त थीं, हर किसी के साथ हंसी मजाक भी कर जाया करती थीं। वो इन सबको अभी सिर्फ परख रही थी, किसी की आदत पर एतराज़ नहीं किया और ये भी बहुत गनीमत था कि यहाँ इस पर भी किसी ने एतराज़ नहीं किया था, वरना बहू तो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ससुराल वाले कहीं न कहीं कोई नुक्स निकाल ही लिया करते हैं। मैके से अम्मी का फ़ोन भी आया था और कार्ड भी इसे मिल चुका था। तैयबा के चचाज़ाद भाई अता की शादी थी। अता भाई थे तो चचाज़ाद, मगर चूंकि ये लोग शुरू से एक ही घर में रहते आए थे तो इसे सगे भाइयों की तरह ही अजीज़ थे। मैके से इन सबको इनवाइट किया गया था। नाजिम ने अम्मी से कह दिया हम सब आएंगे। बाद में जब खाने की मेज़ पर सबके सामने बात हुई तो आसिम ने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। सोमी बहुत खुश थी और वो भाभी के साथ लाहौर जाने को तैयार थी। बुआ जी इसकी वजह से तैयार हो गईं। नाजिम ने इनके जाने का सुना तो बोले, बुआ जी आप बीमार रहती हैं, कहाँ इतना लंबा सफ़र करेंगी। मेरा तो यही ख्याल था आपको बानो आपा के यहाँ छोड़कर हम लाहौर चले जाएंगे। अब जबकि आसिम भी घर पर है तो फिर आप घर पर ही रुक जाएं। नहीं भाई, बहू की वालदा ने इतनी मोहब्बत से बुलाया है, अब तुम्हारे माँ बाप तो हयात नहीं, माँ भी मैं हूँ और तुम्हारा बाप भी मैं ही हूँ। अगर नहीं जाऊंगी तो मुनासिब ना होगा, सभी बातें बनाएंगे। आखिरी फिक्रे पर तैयबा ने कुछ घबराहट महसूस की और कहना चाहा, आप बातों के बारे में ख्याल न करें, हम ऐसे लोग नहीं हैं। मगर इसके कुछ कहने से पहले नाजिम बोल पड़े, वो पढ़े लिखे शाइस्ता लोग हैं। बुआ जी आप अपनी सेहत का ख्याल करें, कोई बातें नहीं करेगा। तुम औरतों को नहीं समझते, पढ़ी लिखी अनपढ़ सब इस मामले में बराबर होती हैं और अभी तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। अभी से दिल बुरे हो गए तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। नाजिम फिर कुछ नहीं बोले। हाँ, रात को कमरे में आकर उन्होंने ये ज़रूर कहा, मैं तो सोच रहा था बुआ जी कभी नहीं मानेंगी, इन्हें बानो आपा के घर छोड़कर हम लोग लाहौर चले जाएंगे, मगर वो तो साथ चलने को तैयार हो गई हैं, तो इसमें इतनी फिक्र वाली कौन सी बात है। अगर वो जा रही हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, तैयबा ने मुस्कुराकर कहा था, मगर नाजिम कुछ सोचते हुए और खासे संजीदा महसूस हुए थे। शादी में अभी 10 रोज़ बाकी थे। अम्मी ने तैयबा से कहा था तुम एक हफ्ते पहले आ जाओ, तुम्हारी चची भी बार बार ताकीद कर रही हैं और शहराम ने तो कह दिया है अगर तुम एक हफ्ता पहले ना आई तो वो भूख हड़ताल कर देगा। अरे नहीं, फिर तो मुझे ज़रूर आना पड़ेगा। शहराम के जिक्र पर होंठों पर मुस्कुराहट आई और आंखें भीग गईं। इसका चचाजाद अता से छोटा, तैयबा का दोस्त और प्यारा भाई। शादी के बाद क्या क्या छूट जाता है। जिंदगी का एक बाब है जो ज़बरदस्ती बंद करवाया जाता है। इतने साल जिन लोगों में रही, जिनके साथ खेली कूदी, इन्हें भूल जाओ। जिस माँ की गोद में सोई, जिस बाप ने तुम्हारे लिए दिन रात एक किए, मेहनत करके कमाया और सब तुम पर निछावर कर दिया, अब इसे मत सोचो। वाह क्या कानून है इस दुनिया का। हम कानस पर सजी गुड़िया तो नहीं हैं कि यहाँ से उठाओ वहाँ रख दो। कितनी दोस्ती थी शहराम की और मेरी, इसने मुझे मोटरसाइकिल चलानी सिखाई, पतंगबाजी भी मैंने इसकी ज़िद पर सीखी। हम अक्सर रावी पर जाते और वो मुझे कश्ती चलाना भी सिखाना चाहता था, मगर मुझे पानी से डर लगता था। कहता था आप ही तुम ब्याह कर चली जाओ तो मैं कितना अकेला रह जाऊंगा। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजार लिया वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर था। शायद अब सारी उम्र मैं इस वक्त को याद करूंगा, मगर मुझे उम्मीद है शहराम माजी परस्त नहीं है। वो हंसने खेलने, खुश रहने और खुश रखने वाला लड़का है। बहुत जल्द बहल गया होगा। शादी के शुरू दिनों में नाजिम के साथ अक्सर वो शहराम का जिक्र कर जाती कि बात बात पर वो याद आ जाता था। फिर एक दिन नाजिम ने कहा था
तुम्हें वो बहुत याद आता है। तब वो चौंक गई। शायद मुझसे गलती हो गई है। फिर इसने नाजिम के सामने कभी शहराम का नाम नहीं लिया और शुक्र है कि नाजिम ने भी कुरेदने की कोशिश नहीं की। इसके मैके का घर तो आम दिनों में भी भरा पूरा ही रहता था। तैयबा की फैमिली भी खासी बड़ी थी कि अम्मी अब्बा के साथ साथ दोनों शादीशुदा भाई भी यहीं रहायश रखते थे। चचा के 4 बच्चे, बड़े अता जिनकी अब शादी हो रही थी, फिर शहराम, इससे छोटी 2 बहनें, बीना और सिमी। पुप्पो का घर भी करीब ही था। इनके बच्चे भी अक्सर आते रहते थे और अब शादी के मौके पर छोटी पुप्पो भी पेशावर से आ गई थीं और तैयबा भी। नजमा खाला से चची की खासी दोस्ती थी तो उन्होंने बेटे की शादी पर इन्हें भी बमाए फैमिली इनवाइट किया था और अब नजमा खाला अपनी बेटी तानी के साथ यहाँ मौजूद थी। इन्हें लाउंज में बिठाया गया। सभी आमद की खबर पाकर मिलने के लिए आने लगे कि नए नवेले दुल्हा दुल्हन की वैसे भी खास अहमियत हुआ करती है। ले आई आप भी तशरीफ। ब्लैक कुर्ते शलवार में मलबूस वो बड़ा पुरजोश कमरे में दाखिल हुआ था और इसे देखते ही कहा था, यह है मेरा भाई शहराम। इसने भाई पर जोर देकर नाजिम को बताया था और वाकई खातिर ख्वाह असर हुआ। नाजिम ने हाथ मिलाया और बोला, तैयबा आपका बहुत जिक्र करती है, कोसती ही होगी, बड़ा सताया है मैंने आपकी वाइफ को। बुआ जी ने सर से पैर तलक बगौर शहराम को देखा और बोली, तुम तैयबा के छोटे वाले भाई हो? जी हाँ बुआ जी, ये मेरा छोटा भाई है, जवाब तैयबा ने दिया। अच्छा, शादी पर जब हम बारात लेकर आए तो एक अफरा तफरी का आलम था। मुझे ये मालूम है कि तैयबा के 2 भाई हैं, मगर मुलाकात ना हो सकी। तुम्हारी बीवी से सलाम दुआ हुई थी अलबत्ता। इनकी बात पर यंग पार्टी ने ज़बरदस्त कहका लगाया और शहराम को हूट भी किया, मगर वो मुस्कुराया तक नहीं, इनके कदमों में बैठ गया। प्लीज़ मेरी बीवी का एड्रेस मुझे भी समझा दें। क्या मतलब एड्रेस समझा दूँ? बस थोड़ी देर की मुलाकात थी। बच्चा बहुत रो रहा था, इसे संभालने में हलकान हुई जा रही थी। बच्चा यानी मेरा लख्त जिगर भी दुनिया में आ चुका है। हटो पीछे। तैयबा अपने मैके वालों को खूब जानती थी। हंसी मजाक के शौकीन खुले दिल के लोग थे, मगर अभी नाज़िम वगैरह की पहचान नहीं हुई थी। क्या पता बुजुर्गों से यूं मजाक करने पर बुरा मान जाए। शहराम को पीछे करके वो बुआ जी को बताने लगी, ये मेरा सगा भाई नहीं है, चचा का बेटा है और इसकी अभी शादी नहीं हुई। आपसे जो मेरी शादी पर मिली थी वो यकीनन मेरी छोटी भाभी होंगी। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? उन्होंने शिकायत तलब नज़रों से शहराम की जानिब देखा। मैं तो ये खबर सुनकर ही खुशी से दीवाना हो गया था। बताता कैसे? भाभी हमें बताएं हमारे लिए कौन सा कमरा सेट किया गया है। बहुत थकन हो रही है, रेस्ट करना चाहती हूँ। सोमी अचानक ही बड़ी बेजारी से कह रही थी। शायद इसने बुआ जी से यूं मजाक करने पर बुरा माना था। आइए मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। तैयबा की फुफ्फाज़ाद रोमाना ने अपनायत से कहा, आप भी आराम करें बुआ जी। नाजिम इनसे कह रहा था मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं यहीं ठीक हूँ, आप थोड़ी देर सो लीजिए, ऐसा ना हो तबीयत ख़राब हो जाए। शादी वाला घर है, कौन देखभाल करेगा? नाजिम बहुत संजीदा था, मगर उन्होंने फिर भी इसकी बात रद्द कर दी। लगता है बुआ जी भी मेरी तरह रौनक मेले की शौकीन हैं। शहराम इनके पास आकर बैठ गया। पढ़ते हो तुम? उन्होंने बड़ी संजीदगी से सवाल किया। ये तो सारे घर को पढ़ाता है। शहराम की वालदा चची सरवत ने बहुत प्यार से बेटे की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, बड़े आए पढ़ाने वाले। छोटी बहन सिमी ने इसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाकर लाड से कहा था। बुआ जी ने बड़ी गहरी नज़रों से एले खाना का जायज़ा लिया। फिर तैयबा की अम्मी से बोली, आप मुझे खासी कमज़ोर लग रही हैं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक रहती है। वैसे बेटी ब्याहने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपकी तो एक ही थी, वो ब्याह दी, अब बहुओं के सर पर हैं। सच है, बेटी की तरह ख्याल कौन रखता है? ऐसी तो कोई बात नहीं बुआ जी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं और वैसे भी मैं तो खुद सारा दिन खुद को मसरूफ़ रखती हूँ। जब बेटी थी तब भी बहुत सा काम अपने हाथ से करती थी, अब भी मेरा यही मामूल है। अच्छा, हालांकि ये तो आराम की उम्र है। लगता है ताई जान बुआ जी ने आपकी सही उम्र का अंदाज़ा लगा लिया है। शहराम ने बड़ी परेशानी से कहा था। सब हंस पड़े, जबकि नाजिम कुछ बेचैन से थे। बड़ी भाभी और तैयबा की खालाजाद तानी चाय लेकर आईं और सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। चाय मेरी सोमी बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, याद आया, सोमी को भी किसी ने चाय दी है या नहीं? हम सोमी को चाय दे आए हैं, तानी ने बताया। और समोसे बर्फ़ी वगैरह? अब के शहराम ने सवाल किया और यंग पार्टी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई कि शहराम का अंदाज ही ऐसा था जैसे इसने बुआ जी के मुंह की बात छीनी है। रात के खाने में आप क्या पसंद करेंगी बुआ जी? अम्मी नई ब्याही बेटी के ससुराल को दस्तूर के मुताबिक ज़्यादा अहमियत देने पर मजबूर थीं। ज़रा जो कमी रह जाती तो सारी उम्र बेटी को बातें सुननी पड़ती। अम्मी आप अलग से एहतमाम मत करें, जो सबके लिए पकेगा हम भी खा लेंगे।
बुआ जी के कुछ कहने से पहले नाजिम बोल उठे। लो, ये खूब कही तुमने। अगर ये मसूर की दाल पकाएंगे तो क्या तुम वो भी खा लोगे? बुआ जी को पता था नाजिम मसूर की दाल नहीं खाता, इसलिए तमस्खराना सी हंसी हंसकर याद दिलाया था, हमारे मुंह मसूर की दाल खाने वाले नहीं हैं, इसलिए हम ये दाल पकाते ही नहीं। आप इस सिलसिले में बिल्कुल फिक्र न करें। जयराम ने बड़ी संजीदगी से बताया था। जयराम, आज दुल्हा को मायूं बिठाया जाएगा, तुम मिठाई ही ले आते। तैयबा की छोटी भाभी जीनत ने कहा तो वह हैरान होकर बोला, क्या दुल्हा को भी मायूं बिठाया जाता है? क्यों नाजिम भाई, क्या आप भी पीला जोड़ा पहनकर हर रोज उपटन थोपा करते थे? नहीं भाई, हमारा इतना बड़ा खानदान नहीं है, चंद गिने चुने से लोग हैं, और वो भी अपनी अपनी मसरूफियात में गुम, किसी को रस्मों का ख्याल ही नहीं आया। इसका मतलब है अम्मी, इस रस्म के बगैर भी शादी बखैर आफियत अंजाम पा सकती है, इसलिए छोड़िए मिठाई। वैसे भी आज मौसम कुछ खतरनाक है, पता नहीं किस वक्त बारिश हो जाए। अभी जो तुम्हारे अब्बा आकर यही हुक्म दें तो मतलब बिल्कुल साफ हो जाए और तुम बेचूं चना मिठाई लेने चल पड़ो। अम्मी ने जताया, अब्बा की क्या ही बात है, वो तो जैसे जादूगर हैं, मिनटों में माहौल अपनी पसंद के एन मुताबिक कर लेते हैं। और सभी हंस पड़े कि चचा बहुत तेज मिजाज के मालिक थे। शहराम तो क्या, इनसे सभी डरते थे। तुम भी अब्बा जैसे बन जाओ, तैयबा ने मशवरा दिया। नहीं, मुझे ऐसा बनने के लिए सख्त आदत की ज़रूरत पेश आएगी, और करीन कयास है कि फिर भी हल्की सी कसर बाकी रह जाएगी। बाहर अखबार वाला बिल लेने के लिए आया है, तानी ने आकर बताया। जाओ शहराम, तुमने ही 3-3 अखबार लगवा रखे हैं, जाकर बिल अदा करो। कमाल है, एक तो तुम लोगों को बाखबर रखने के लिए मैंने उर्दू अंग्रेजी के अखबार लगवाए हैं, और उल्टा जुर्माना भी मुझे अदा करना पड़ रहा है। सच है नाजिम भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जाओ भी, वो पहले ही बहुत जल्दी में है। तानी ने इसे बैठे देखकर कहा, ये तो मुझे देखकर क्यों बात कर रही हो? क्या मैं अखबार पढ़ने के बाद फ्राई करके खा जाता हूँ? सभी पढ़ते हैं, इसलिए सभी थोड़े थोड़े पैसे अदा करें। अम्मी ने इस बहस को समेटने के लिए पैसे शहराम को पकड़ा दिए। जाओ अब दे आओ, और इससे कहो अब सिर्फ एक अखबार डाला करे, 3 अखबार डलवा लेते हो, सब में कोई अलग अलग खबरें थोड़ी होती हैं। अगर वो ना माना तो? क्यों ना मानेगा, तुम्हारा अपना दिल नहीं चाह रहा। जल्दी करें, इसे और भी काम होते हैं। ताबिंदा बेगम, क्या बात है, आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी नहीं दिखा रही। वो तानी को घूरता हुआ उठकर चला गया। खाला, गैस का पाइप शायद लीक कर रहा है, चूल्हे में आंच बहुत कम है, वो तैयबा की अम्मी से कह रही थी। अभी शहराम आता है तो कहना देख ले। ले भला, इनसे कहा फिर तो काम हो गया। आप शायद भाई से कह दें। इसने तैयबा के बड़े भाई का नाम लिया। शाहिद और तारिक दोनों ही इस वक्त घर पर नहीं हैं। अम्मी ने तैयबा के बड़े और छोटे भाई के बारे में बताया। ये कौन सा ऐसा मुश्किल काम है, लाइए मैं अभी चेक किए लेता हूँ। नाजिम ये कहते हुए चाय का कप रखकर उठ खड़े हुए। ए बेटा, चाय तो पीते जाओ, पाइप कहीं भागा तो नहीं जा रहा? बुआ जी ने कुछ चमक कर कहा था। मैं चाय पी चुका हूँ बुआ जी, पता है मुझे। मैं तो इसलिए कह रही थी, थके हुए आए हो, आते ही काम में लग जाओगे। मेरा दिल तो नहीं मानता। बेटे, मैं भी तुम्हारा ख्याल ना करूँ तो फिर और कौन है यहाँ? इनके इस अंदाज पर तैयबा, जुज़्वुज़ और बाकी सब भी शर्मिंदा हो गए। शायद दामाद से काम करवाना मुनासिब नहीं, इनकी फूफो को बुरा लग रहा है। यही सोचकर अम्मी नाजिम से कहने लगी, तुम क्यों तकलीफ करते हो बेटे, ये अता है ना, खुद ही देख लेगा। लीजिए अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। अब हम इतने लोगों की मौजूदगी में दुल्हा मियाँ काम करें, ये तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का मकाम होगा। बस 2 मिनटों का तो काम है, अब मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ कि थक जाऊँ। वो बुआ जी की तरफ देखे बगैर तानी के साथ कमरे से चला गया। बड़े नाजो नाम से पाला है मैंने इन तीनों बच्चों को, अपने घर में तो कभी इसने हिल के पानी भी नहीं पिया। बुआ जी खासे रूखे से अंदाज में बता रही थीं। तैयबा की अम्मी और चची परेशानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। पहली बेटी ब्याही थी और वो भी गैरों में। पता नहीं क्या क्या असूल होते हैं ससुरालियों से, किस तरह का बर्ताव किया जाता है, इन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं था। और अब बुआ जी की बातें सुनकर तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थीं, शायद बेटी के ससुराल वालों को बुलाकर गलती की है। शादी ब्याह वाले घर में तो बहुत मसरूफियत होती है, पता नहीं हम इन्हें पूरी तवज्जो दे पाएं या नहीं, और बातें बेटी को सुनना पड़ेंगी। अभी इनके आने से पहले सब कितने पुरसुकून थे, मगर अब दिल को एक धड़का सा लग गया था। पता नहीं किस वक्त ये बुजुर्ग खातून क्या फरमा दें। कहाँ गए दुल्हा भाई? शहराम ने आकर पूछा। पाइप ठीक करने, सबसे पहले बुआ जी ने जवाब दिया। पाइप ठीक करने? कौन सा पाइप? वो जो होंठों से लगाकर यूं करते हैं, इसने एक्शन से बताया। नहीं, तुम्हारे किचन का पाइप खराब है, वो ठीक कर रहा है बेचारा। ओह वेरी गुड। मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो ससुराल में आकर ख्वामखा अहमियत जताने के शौक में तमाशा नहीं बनते, घुल मिलकर रहते हैं।
भाइयों की तरह मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। वो इतना कहकर चला गया। बुआ जी चुप की चुप हो गईं और बाकी सब ने सुकून का सांस लिया। शहराम यकीनन इनके अंदाज से समझ गया था कि ये बुरा मान रही हैं। जब ये ऐसी बात की, खाला को हंसी आ गई और बुआ जी से छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। आपके कपड़े निकालकर इस्त्री कर दूं बुआ जी? तैयबा को भी इनका अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए चाहती थी किसी बहाने यहाँ से उठें। अब कपड़े क्या इस्त्री करोगी? आराम ही तो करना है, शाम को उठूंगी तो बदल लूंगी। आज तो शायद मेहमान भी आएंगे रस्म में शरीक होने के लिए। जी हाँ, बाहर से कुछ लोग आएंगे तो सही, मगर ज़्यादा अपने घर के ही होंगे। क्यों, आप लोगों ने ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रखा हुआ? ऐसी बात नहीं है, असल में ज़्यादा लोग तो मेहंदी और शादी पर ही बुलवाए हैं। चाची ने जब से काम लेकर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजाकर इनकी तसल्ली कराना चाहिए। अच्छा, मैं अब आराम करूंगी। दुल्हन, मुझे मेरा कमरा दिखा दो। वो उठते हुए तैयबा से बोली, हमने आपका और सोमी का एक ही कमरा तैयार किया है। अगर कहेंगी तो आपके लिए दूसरा तैयार कर देती हूँ। तैयबा की अम्मी को अब इनकी आदत का एहसास हुआ था, इसलिए कह रही थीं, नहीं, मैं सोमी के साथ ही ठीक हूँ। पराई जगह पर अकेली बच्ची घबरा जाएगी। भाई, ये क्या चीज़ है? हम तो समझे थे सास है नहीं, तुम घर पर राज करती होगी, मगर ये तो एक नुक्ताचीन सास की तमाम खूबियां अपने अंदर मौजूद रखती हैं। आहिस्ता बोलें खाला, अभी वो दूर कहाँ गई होंगी? तौबा तौबा, जब से आई हैं यूं घूर घूर कर सबको देख रही हैं। बड़ी भाभी शमा ने भी मुंह बनाया। कैसे गुजारा करती हो इनके साथ? चच्ची को तैयबा की फिक्र हुई। सच कहूँ तो अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मुझे किसी की भी आदत का ठीक से अंदाजा नहीं। बुआ जी को भी मैं इतना ही जानती हूँ जितना कि आप सब जान पाई हैं। नाज़िम तो अच्छे लग रहे हैं, शम्मा कह रही थी। हाँ, खुदा का शुक्र है, वो बहुत अच्छे हैं। नाज़िम आ रहा है, अब मज़ीद तबसरे बंद करो। अम्मी के कहने पर सब चुप हो गईं। बुआ जी चली गईं अपने कमरे में। नाज़िम ने आते ही तैयबा से पूछा। असबात में जवाब पाकर बोला, चलो अच्छा है, सफ़र की थकन उतर जाएगी। मैं तो यही चाह रहा था घर पर ही रहती। इतनी उम्र में ये अच्छा खासा सफ़र इनके लिए आसान तो नहीं, मगर वो तैयार हो गई तो इनकार नहीं कर सका। तुमने अच्छा किया जो इन्हें भी ले आए। बुजुर्गों का वजूद, इनकी दुआएं बहुत अहम होती हैं। शाम को खूब ही चहल पहल थी। लड़कियों ने आज की तकरीब के लिए बतौर ख़ास पीले जोड़े सिलवाए थे, जिन पर सब दबके का काम करवाया था। डिज़ाइन सबके मुख्तलिफ थे और हर कोई अपने सूट की तारीफ में बुरी तरह मसरूफ़ थी। तैयबा भी अपना पीला जोड़ा लेकर आई थी। ये इसके जहेज़ का जोड़ा था। इस पर सब्ज़ चंपाकली लगाई गई थी और इसे अपना ये सूट बेहद पसंद था। वो अभी कपड़े प्रेस करके आई थी और अब अपने लंबे घने बाल खोले संवारने में मसरूफ़ थी। इनकी फैमिली में सभी लड़कियों के बाल बहुत घने और चमकदार थे। सोमी अक्सर इसके बालों की तारीफ भी करती और फिर हसरत से अपने रूखे से बालों पर हाथ फेर कर रह जाती। नाजिम नहाकर बालों में तौलिया रगड़ते हुए बाथरूम से बरामद हुए। इससे पहले कि कुछ कहते, सोमी दरवाजे पर नॉक करके अंदर आ गई। हाय भाभी, ये वाला जोड़ा पहनेंगी आप? इतना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, आज तकरीब की मुनासबत से सभी पीला जोड़ा ही पहनेंगी। अच्छा, मगर मेरे पास तो इस कलर का कोई भी सूट नहीं है। असल में बुआ जी को ये रंग पसंद ही नहीं है। उन्होंने कभी मुझे बनाने ही नहीं दिया। तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी तो नहीं है सोमी? अगर ये रंग नहीं है तो इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कोई सा भी पहन लो। नाजिम के कहने पर सोमी वापस चली गई। तैयबा तैयार होकर ये देखने कि सोमी और बुआ जी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है, इनके कमरे में आई तो वो मुंह फुलाए बिस्तर पर बैठी थी। हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयबा को हैरत हुई। यहाँ सारी लड़कियों ने पीले जोड़े पहने हैं, अब अगर मैं नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब सा लगेगा। भैया को तो मेरा कोई एहसास ही नहीं। अचानक ही वो आंसू बहाने लगी। तैयबा के लिए ये सिचुएशन बड़ी हैरान कुन और कुछ उकता देने वाली थी। अब इस वक्त वो इसके लिए कहाँ से पीला जोड़ा मुहैया करती, जबकि रस्म भी बस शुरू हुआ चाहती थी। तैयबा बाजी, कमाल करती हैं आप भी, सब इंतज़ार कर रहे हैं। शहराम को झुलाए हुए अंदाज में मुखातिब था। शहराम पर निगाह पड़ते ही सोमी की बेजारी जैसे गायब हो गई। सुनिए, आप मुझे बाजार ले जा सकते हैं? इस वक्त वह हैरान हुआ। हाँ तो क्या हुआ, ज़्यादा दूर नहीं, बस यहीं किसी करीबी मार्केट तक ले चलिए। असल में मेरे पास आज की तकरीब की मुनासबत से कपड़े नहीं हैं, वही लेना चाह रही हूँ। वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई, बालों में ब्रश किया और बोली, बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। इसने चुटकी बजाकर समझाया। कमाल है बुआ जी, आप बच्ची को कपड़े भी नहीं बनवा कर देती। शहराम अफसोस करने लगा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे भाईजान को बुलाती हूँ, तुम इनके साथ बाजार चली जाना। लीजिए, ये भी खूबी कही भाभी आपने, अभी देखा नहीं था, इन्हें परवाह ही कब है, कैसे साफ कह दिया, जो कपड़े मौजूद हैं इन्हीं से काम चलाओ। बस मैं आपके भाई के साथ जा रही हूँ। बुआ जी पैसे दें, अंदाज हतमी था। बुआ जी ने झट 5,000 थमा दिए।
जल्दी आ जाना। जब वो शहराम के साथ कमरे से बाहर जा रही थी तो इसने घबरा कर कहा था। शहराम बोला, इसकी फिक्र ना करो, मेरी तो कोशिश यही होगी पलक झपकते में वापसी हो जाए। क्यों मेरी कंपनी इतनी बुरी है? तैयबा ने सोमी का जुमला सुना। जवाब में शहराम ने क्या कहा सुन नहीं सकी कि वो लोग कमरे से जा चुके थे। फिर जब तक इन दोनों की वापसी नहीं हुई इसको चैन नहीं आया। अम्मी और चची को बताया, दोनों ने डांटा। इन्हें सोमी का शहराम के साथ जाना बहुत गैर मुनासिब लगा था। मैं क्या करती, इन दोनों ने मौका ही नहीं दिया। सोमी ने फैसला किया वो शहराम के साथ जाएगी और बुआ जी ने भी एतराज नहीं किया। सबसे ज्यादा गुस्सा शहराम पर आ रहा है, वो लेकर गया ही क्यों? कोई बहाना बना देता। इस बेचारे पर ख्वामख्वाह गुस्सा आ रहा है। भला लड़के ऐसी नज़ाकतों को कहाँ समझते। इसने तो सोचा होगा तैयबा के ससुराल का मामला है, इनकार करूंगा तो बहन को बातें सुनना पड़ेंगी, बस इसीलिए ले गया होगा। हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं भी क्या करूं। नई नई शादी है, ससुराली रिश्तों की नज़ाकतें आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आएंगी। शहराम और सोमी की वापसी में ज्यादा देर नहीं लगी। सोमी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। इसका जोड़ा खासे भारी काम वाला था। तैयबा को इसके लिए मुनासिब तो नहीं लगा मगर सामने तारीफ ही की। बस मैं आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगी। वो कपड़े और दूसरी चीजें उठाकर बाथरूम में घुस गई। तैयबा बुआ जी को लेकर बाहर आ गई। कुछ ही देर में रस्म शुरू होने वाली थी। लड़कियां मिठाई के थाल और उपटन की प्लेट तैयार करने में लगी हुई थीं। सोमी का मेकअप इतना तेज था कि तैयबा एक लम्हे को हैरान सी रह गई। जबकि बुआ जी बलाएं लेने लगी। कैसी लग रही हूँ भाभी? वो कुछ इतरा कर बड़े एतमाद से पूछ रही थी। तैयबा ने भी तारीफ ही करना थी, जबकि इसे डार्क मेकअप बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। देखिए शहराम, वो करीब से गुजरा तो सोमी कुछ लहरा कर बज़ाहिर सूट दिखाते हुए बोली, हाँ मैंने तो पहले ही देख रखा है, तुम्हारे साथ मैं ही तो इसे लेने गया था, अब बाकियों को दिखाओ। वो मसरूफ से अंदाज में कहकर आगे बढ़ गया। सोमी ने कुछ सोचा फिर मुतमईन से अंदाज में बुआ जी के पास आ बैठी। ए ए लड़की, ये गजरे तुमने मंगवाए थे? शहराम सामने खड़ी किसी प्यारी सी लड़की से मुखातिब था। सोमी की सारी तवज्जो इधर हो गई। मैं? लड़की ने हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें पटपटाईं। फिर नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं तो शहराम भाई, आपको गलतफहमी हुई है। असल में आज सारी लड़कियों ने पीले जोड़े पहन लिए हैं तो पहचानी नहीं जा रही। खैर मेरी आंखें अब ऐसे भी कमज़ोर नहीं हैं। ये तुम ही ने मंगवाए थे, अब लगाओ इन्हें बालों में, वरना इनकी कीमत अदा करो। पूरे 200 रुपए के आए हैं। मगर मैंने कब मंगवाए? शहराम ने आंखों ही आंखों में कुछ कहा। वो कुछ घबराई शर्माई खामोशी से गजरे लेकर अंदर चली गई। एक तो वो थी ही खूबसूरत और मोतिये के गजरे जो इसने बालों में सजा लिए थे हुस्न को और भी दवाम बख्श रहे थे। भाभी कौन है ये लड़की? इसने तैयबा से इसके बारे में पूछा। मेरी खाला की बेटी है ताबिंदा, मगर असली नाम से तो कोई भी नहीं बुलाता। कोई तानी कहता है तो कोई बिंदी। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों, पूछना मना है? नहीं, मेरा मतलब था इतने सारे लोगों में तुमने सिर्फ इसी का पूछा है। तैयबा को सोमी का यूं पूछना अच्छा नहीं लगा। वो वजाहत करके इसके पास से चली आई। ए बहू, जरा बात तो सुनना। बुआ जी की नज़र इस पर पड़ी तो पुकारा। जी? वो सादतमंदी से पूछ रही थी। इतना तो वक्त होने को आया, मुझे खाने के कोई आसार दिखाई नहीं देते। क्या आज खाना नहीं मिलेगा? सबको खाली खुली मिठाई पर ही टखाया जाएगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर आपको भूख लग रही है तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ बना ही लाओ तो अच्छा है। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सोमी के लिए भी बना लेना। वो बेचारी साबिर बच्ची है, मुझसे कुछ नहीं कहेगी। मगर मुझे पता है भूख तो इसे भी बहुत लगी होगी। वो सारी रौनक छोड़कर किचन में चली आई। दोपहर में जो हांडी पकी थी इसमें से अभी काफ़ी बाकी था। इसने चूल्हा जलाकर हांडी रखी, फिर से आटा निकाल लाई। क्या हो रहा है? आज बड़ी जल्दी भूख लग गई। लगता है ससुराल में रहकर आदतें बहुत बिगड़ गई हैं। अचानक ही शहराम चला आया। और तुम किचन में क्या करने आए हो? मैं तो पानी की बोतल लेने आया था। लड़कियां बेचारियां मुसलसल गा रही हैं, गले बैठ गए हैं, बेहोश होने के करीब हैं। मैंने सोचा ठंडे पानी का छिड़काव काफ़ी मुफीद रहेगा। शहराम के बच्चे, तुम बाज आ जाओ अपनी इन फजूल हरकतों से। तैयबा ने बढ़कर इसके हाथ से पानी की बोतल पकड़ी और इसी वक्त नाजिम किचन में आ गए। तैयबा ने घबराकर बोतल छोड़ दी और फिर चूल्हे के सामने जा खड़ी हुई। क्या हो रहा है जनाब? बज़ाहिर तो इसे नाजिम के लहजे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं आपकी मिसेज से कह रहा था, तुम्हारे ससुराल में क्या मगरिब के वक्त ही खाना खा लेते हैं जो तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं? ऐसी बात नहीं है शहराम, वो तो बुआ जी ने खाना बनाने को कहा था, इसलिए बना रही हूँ। तैयबा तेजी से रोटी बेलते हुए कह रही थी। शहराम पानी पीकर किचन से चला गया। नाजिम कहने लगे, क्या वाकई तुम्हें बुआ जी ने खाना बनाने को कहा है? जी हाँ, वो कह रही हैं मेरे और सोमी के लिए खाना बना दो। कमाल है, हमारे यहाँ तो 10 बजे से पहले खाना नहीं खाया जाता। आज इन्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई?
वो जवाब में कुछ नहीं बोली। खाना तैयार करके कमरे में लगाया। बुआ जी को इत्तला दी तो वो बोली, सोमी को भी बुला लाओ। सोमी ने सुनकर मुंह बनाया, लो भला ये भी खाने का वक्त है। बुआ जी भी कमाल करती हैं। हम क्या पेंडू हैं जो सरे शाम ही खाना खाकर सो रहे हैं। मैंने तो बता दिया है, तुम खुद जाकर बुआ जी से बात करो। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं। आप ऐसा करें, बुआ जी के साथ खाना खा लें। सोमी इतना कहकर साथ बैठी लड़की से बातें करने लगी। यकीनन इसके साथ अभी अभी दोस्ती हुई थी। तैयबा खामोशी से बुआ जी के पास चली आई। इन्हें सुमी का जवाब बता दिया, जिसे सुनी अनसुनी करके बोली, क्या बाकी सब भी यही खाएंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे ये सालन ताज़ा पका हुआ नहीं लग रहा। बाकी सब के लिए तो अब्बा खाना होटल से मंगवाएंगे हैं। अगर पहले तुम बता देती तो मैं भी वही खाना खा लेती। इन्हें अफसोस होने लगा। तुम ही मेरे साथ खा लो। सॉरी बुआ जी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। इसे बार बार यही ख्याल आ रहा था, कहीं नाजिम ने इसे और शहराम को देखकर कोई गलत मतलब तो नहीं ले लिया। इसने सुन रखा था, मर्द बहुत शक्की मिजाज होते हैं, और नाजिम तो शहराम के बारे में एक बार ऐसी बात कर चुके थे जिसने तैयबा को चौंका कर सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसे नाजिम से मोहब्बत थी और वह नाजिम के दिल में भी अपनी बेहतर तस्वीर ही बनाना चाहती थी। अब इसका ध्यान आज की तकरीब की जानिब कम और नाजिम की तरफ ज़्यादा था। बुआ जी ने भी बेदिली से खाना खाया और इनके खाने तक वो यहीं कमरे में बैठी रही। फिर बर्तन समेटकर किचन में आ गई। भाभी, आपके यहाँ तकरीबात बड़े मज़े की होती हैं। आज मैंने बहुत इंजॉय किया है। रात सुमी इसे कह रही थी। लहजा और चेहरा दोनों ही इसकी अंदरूनी कैफियत के अक्कासी थे। इसे वाकई बहुत मज़ा आया था। चलो शुक्र है तुम यहाँ आकर खुश हो, वरना मैं यही सोच रही थी। मेरी फैमिली तुम्हारे लिए अजनबी है, पता नहीं तुम यहाँ आकर कैसा महसूस करोगी। अरे नहीं, मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ। तैयबा ने तो इसे किसी से भी बात करते नहीं देखा था। सोमी अलग थलग ही रही थी, मगर जताना भी मुनासिब नहीं था। मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। भाई ने मेरे कपड़ों के बारे में कुछ कहा तो नहीं? क्या मतलब, भला उन्होंने क्या कहना था? भाई मना करते हैं ना इतने भारी मेकअप और कपड़ों से। वो कहते हैं लड़कियों को सादा नजर आना चाहिए। ये भारी ज्वेलरी और मेकअप कपड़े वगैरह शादी के बाद ही मुनासिब लगते हैं। और भाई की ये आदत तो बहुत ख़राब है। सबके सामने ही मेरी जो बात पसंद ना आए टोक देते हैं। सच में तो आज कुछ डरती ही रही, और जहां भाई दिखाई दिए वहां से खिसकने में ही आफियत समझी। नहीं, मुझसे भी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ लड़कियां एक सा रंग पहने हुए एक जैसी ही लग रही थीं। शायद इसी वजह से उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं होगा। नहीं खैर, मेरा लिबास तो सबसे कीमती और खूबसूरत है। फिर मेकअप भी मैंने बहुत सलीके से किया था। बुआ जी तो कह रही थी कि मैं सब लड़कियों में बहुत नुमाया थी। अच्छा, अगर वो कह रही थी तो ठीक ही कह रही होंगी। भाभी, आप अपनी फिरोजी साड़ी तो लाई है ना, जो बरी में हमारी तरफ से आई थी? हाँ, मैं वो लेकर आई हूँ। ठीक है, कल मुझे दीजिएगा, मैं वही पहनूंगी। तैयबा ने देखा इसका अंदाज हतमी था। वो पहले से सोचे बैठी थी कि इसने कल वो साड़ी लेनी है, और इसके लिए इसने तैयबा से इजाज़त लेना ज़रूरी ख्याल नहीं किया। हमारी तरफ का गोल्ड का वो सेट भी लाई हैं जिसमें फ़िरोज़ा लगा हुआ है। तैयबा समझ गई और सर इस बात में हिला दिया। वो सेट निस्बतन हल्का है, वो भी मुझे दे दीजिएगा। तैयबा खामोशी से अपने कमरे में आ गई। इसका इरादा भी कल फिरोजी साड़ी पहनने का ही था, मगर वो बेहद सुलझ लड़की थी। ज़रा सी बात पर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसने यही सोचा सोमी को मना नहीं करेगी, वो ख़ुद कोई दूसरा लिबास पहन लेगी। दरवाजे पर दस्तक दे के इसकी खालाजाद तानी और फुफोजाद रोमाना कमरे में आ गई। इधर उधर निगाह दौड़ाकर जायज़ा लिया, फिर बोली, लगता है नाजिम भाई अभी इधर नहीं आए। हाँ, वो शाहिद भाई के साथ बातों में मसरूफ़ हैं। आओ तुम लोग बैठो। नहीं, हम तो आपको लेने आए थे। लाउंज में सभी मौजूद हैं, सब चाय पी जा रही है, आप भी आ जाएं। अच्छा, फिर सोमी और बुआ जी को भी बुला लो। उफ, रहने दे इन्हें, रोमाना मुंह बनाकर बोली थी, जबकि तानी की खामोशी का अंदाज भी इसकी तायद कर रहा था। सोमी अच्छी लड़की है, तुम लोग इससे दोस्ती की कोशिश तो करो। रहने दे, वो हमसे दूर रहें, यही बेहतर है। अगर कोई बात इनके मिजाज पर गरां गुजरी तो आपके लिए ही मुसीबत हो जाएगी। मगर यह भी तो कुछ मुनासिब नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ चाय पीने बैठ जाऊं। इन्हें पूछूं भी नहीं, बुरा मान जाएंगी कि मैके जाकर हमें पूछा तक नहीं। तौबा तैयबा, आपी, शादी के बाद किस किस बात का ख्याल रखना पड़ता है। छोटी से छोटी बात भी इतना बड़ा जुर्म बन जाती है। सच अपनी ज़ात तो कहीं पीछे रह जाती है। इसीलिए मुझे तो शादी से बड़ा डर लगता है। रोमाना की बात पर तानी हंस पड़ी और बोली, याद है अभी कल ही तुम शादीशुदा लड़कियों पर रश कर रही थीं, कह रही थीं इनके पास कितने कपड़े और जेवर होता है। एक हम हैं, अम्मा बाबा ने मिन्नतों के बाद 2 सूट बनवा कर दिए हैं, वो दूसरी बात थी। रोमी ने टालने वाले अंदाज में कहा,
दोनों यहीं कमरे में तैयबा के पास बैठ गईं और इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ देर ही गुजरी थी कि शहराम चला आया। शाबाश है लड़कियों, इन्हें बुलाने आई और खुद भी इधर की ही हो गई। वो तानी को देखते हुए मुखातिब तीनों से था। हम तो तैयबा बाजी से कह रहे हैं, मगर इन्हें रीतों रिवाजों ने जकड़ा हुआ है। आपके शौहर दमदार भी इंतजार कर रहे हैं। इसने तैयबा को इतला दी। ए खबरदार, मेरे शौहर की शान में गुस्ताखी मत करना। शौहर दमदार होगे तुम, वाह बीवी हो तो ऐसी। अब शौहर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि कल तक हम प्यारे भाई हुआ करते थे, दोस्त भी सहेली भी। आपको हमारे सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता था, मगर वक्त ने कैसा पलटा खाया है, आप बदल गई हैं। इसी वक्त नाजिम अंदर आ गए और तैयबा पर घबराहट तारी हो गई। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। यकीनन उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए शहराम के कुछ फिक्रे तो सुने ही होंगे। पता नहीं क्या अंदाज़ा लगाया होगा। आपकी बेगम अच्छी खासी बेवफा है नाजिम भाई। शहराम ने इन्हें देखते ही शिकायती अंदाज में कहा। आपने चाय पी ली? तैयबा नहीं चाहती थी शहराम अपने मखसूस लापरवाह अंदाज में कुछ ऐसा वैसा बोल जाए, इसीलिए बात बदलकर नाजिम से पूछने लगी। हमने तो इन्हें चाय दे दी थी, मगर आपके बगैर इन्हें मीठी चाय भी कड़वी लगती है। शहराम की बात पर दोनों लड़कियां केका लगाकर हंस पड़ीं और तैयबा झीम गई। चलो आ जाओ अब सब लोग। नाजिम ने इसकी बात का मजा लेते हुए झींपी हुई तैयबा को दिलचस्पी से देखा। मैं बुआ जी और सोमी को बुला लूं? नहीं, रहने दो, बुआ जी इस वक्त तक सो जाती हैं। सोमी भी थकी हुई होगी और अब तक सो चुकी होगी। नाजिम के मना करने पर वह इस बात में सर हिलाकर इन सब के साथ लाउंज में आ गई। अता भाई, आपने मेरे जाते ही जगह पर कब्जा कर लिया है, शहराम ने शिकायत की। अब तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ऐसा करो, तुम अम्मी जान के पास कारपेट पर बैठ जाओ। वैसे भी अम्मी अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थीं। अल्लाह खैर। क्यों अम्मी, मुझे क्यों याद कर रही थीं? आज तो मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया, इसीलिए तो सब हैरान थे। आप आज बहुत जिम्मेदार साबित हुए हो। इसलिए कि अता भाई के बाद अब मेरी बारी है और यहाँ इतने मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं। सबके सामने अच्छा बनूंगा तो कोई फर्जंदी में कबूल करेगा ना। तुम बड़े चालाक हो, खाला हंसकर कह रही थीं। कितना शौक है शादी का, तैयबा ने कहा। अच्छा, अपनी तो करवा ली, अब मेरी बारी आई है तो बजाय मदद करने के मजाक उड़ा रही हैं। तैयबा की बात पर वो नाराज होते हुए बोला। कोई पसंद आई आपको भाई? रोमाना ने बहुत दिलचस्पी से पूछा था। बिल्कुल पसंद है। कौन? कई एक आवाज़ें सुनाई दीं। अब महफिल में बैठकर क्या बताऊं, पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। वो तो कहकर चाय की जाने मुतवज्जा हुआ और तानी कितनी ही देर सर झुकाए अपनी चूड़ियों से खेलती रही। आज सारा दिन अबाजी दिखाई नहीं दिए। अता के कहने पर शहराम हंस पड़ा और बोला, साफ क्यों नहीं कहते? आज का दिन बगैर इज्जत अफजाई के तमाम हुआ है और मैं खुद को बड़ा मोतबर ख्याल कर रहा हूँ। बको मत शहराम, वो तुम्हारे वालिद हैं। इसकी अम्मी ने फ़ौरन याद दिलाया। वैसे मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं भी बड़ा होकर अब्बा जैसा ही बनूंगा। वाह क्या शान है अब्बा की। जहाँ जाते हैं खामोशी छा जाती है, लोग बात करते भी डरते हैं। और एक मैं हूँ, बच्चा बच्चा मुझे छेड़ता है। बस बेटा, ये तो किस्मत की बात है। तारिक भाई हंसे। मेरा बच्चा है ही इतना हंसमुख, हर कोई इससे प्यार करता है, बात करना चाहता है इससे। अम्मी ने प्यार से शहराम को देखते हुए कहा था। वो ज़माने गए जब हम हंसमुख हुआ करते थे। अब तो दिन रात एक दर्द साथ साथ है। इसने आप भरी और तानी घबराकर चाय छलका बैठी। ध्यान से लड़की चाय गर्म होती है, वो पूरी तरह इसकी जाने मुतवज्जा था। खुदा न करे तुम्हें कोई दुख मिले। चची ने प्यार से कदमों में बैठे बेटे के सर पर हाथ फेरा। वैसे आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे शहराम भाई। इससे 3 साल छोटी रोमी बहुत मोहब्बत से इसे देखते हुए कह रही थी। अच्छा, क्या ये बात किसी और ने भी कही है या तुम सिर्फ अपनी राय दे रही हो? क्या मतलब है, मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नज़र में? ओहो, ये बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि बहनों को तो भाई हमेशा प्यारे ही लगते हैं, चाहे इनकी सूरत मगरमच्छ से ही क्यों ना मिलती हो। वो हमेशा इन्हें चांद से ही मिलाती हैं। ये तो बहनों की बेलौस चाहत है ना भाई। चाहत पर एक गाना याद आ रहा है, कहो तो सुनाऊं? नहीं सुहेल यार, हमें माफ़ करो, हमसे भूल हुई जो हमने ये लफ्ज़ अदा किया। शहराम ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। बाकी सब भी सुहेल की मिन्नतें करने लगे। सुन लो, बेचारा इतने शौक से कह रहा है। नाजिम ने सुहेल की साइड ली। कोई बेचारा नहीं है, इसकी आवाज़ इतनी बुरी जैसे कौवे काएं काएं कर रहे हों। इस पर गाने का शौक सुभान अल्लाह पता नहीं किस जुर्म की सज़ा देने पर तुला हुआ है। मेरी आवाज़ हरगिज़ बुरी नहीं है नाजिम भाई, आप सुने और ख़ुद फैसला करें। मगर तुम इन्हें किसी वीरान गोशे में ले जाकर गाना सुनाओगे, हम यहाँ हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, शहराम ने कतियत से कहा। तुम इंतहाई संगदिल हो, किसी का दिल रखना तो तुम्हें आता ही नहीं। सोहेल बहुत दिलगीर दिखाई दे रहा था।
मैं हर इल्ज़ाम बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, मगर तुम्हारी सुरीली आवाज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बच्चों, टाइम भी देखा है कितना हो रहा है, अब सो जाओ। बाकी बातें कल पर उठा रखो। जी अम्मी, आपकी चाय जो ख़त्म हो गई है। तानी, मेरी अम्मी को चाय का एक कप और बना दो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सिर्फ चाय पीने के लिए यहाँ बैठी हूँ। उन्होंने सर पर चपत लगाई। हाय अम्मा, इतनी ज़ोर से? वाकई जन्नत आराम से नहीं मिल सकती। वो इनके करीब से उठकर अता के पास जा बैठा। मेरा ख्याल है अब वाकई सोया जाए, वरना सुबह वक्त पर आंख नहीं खुलनी। खाला, ये दिन कोई रोज़ रोज़ थोड़ा ही आते हैं। कभी कभी तो मिल बैठने का मौका मिलता है। तानी के कहने पर शहराम ने मुस्कुराकर इसे देखा, फिर बोला, मैं तायद करता हूँ। वाकई ये दिन तो ख्वाब से हैं। मेहमान आकर चले जाएंगे और मैं इनकी याद में बिकल रहूँगा। तुम किसी को याद करने वाली चीज़ नहीं हो। सुहेल ने मुंह बनाया। अगर तुम्हें कभी याद नहीं किया तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरे सीने में एक नर्म व गदास दिल है मेरी जान। ये इत्तला मेरे लिए नहीं है। क्यों अता भाई? अता भाई को डिस्टर्ब मत करो। इन्हें तो वैसे भी किसी के इंतज़ार ने बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। वो इनके कंधे पर सर रखकर बड़ी संजीदगी से कह रहा था, जब तुम्हारी शादी होगी फिर तुमसे पूछूंगा। इतने कहकों के दरमियान अता ने कुछ पजल होकर कहा था, खुदा वो दिन तो लाए, हम तो इंतज़ार में हैं। निगाह में फिर तानी थी। वो कुछ यूं सटपटाई कि हंसी में सबका साथ देने के बजाय इधर उधर देखने लगी। कौन कौन दुआ करेगा मेरी जल्द शादी की? हाथ उठाकर वोट दें। जवाब में तकरीबन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों तानी, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है जो हाथ उठाने की जहमत गवारा नहीं की? नहीं भला मुझे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो सर झुकाए धीरे से बोली थी। फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? वो खफा था। शहराम, क्यों मेरी मासूम बेटी को तंग कर रहे हो? तानी की अम्मी ने कहा और इसकी अपनी अम्मी भी डांटते हुए बोली। तो और क्या, इस गरीब को तो यूं बातें सुना रहा है जैसे इसने हाथ खड़ा ना किया तो इसकी शादी नहीं हो सकेगी। मेरा मतलब है कभी कभी इसकी राय बहुत अहम हो सकती है। सच, उन्होंने वोट न डालकर मेरा तो दिल ही ढला दिया है। मेरा ख्याल है नींद का असर है, जाओ सो जाओ जाकर। अता ने इसका शाना थपका। तानी ने यहाँ से जाने में आफियत समझी। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो अब्बा जान के हुक्म पर हॉल में नई ट्यूबलाइट लगाने में मसरूफ था जब तानी इसके करीब आकर धीरे से शिकायत कर रही थी। कैसी बातें? वो मेज़ पर से उतरते हुए बोला था। वो ही जो आप कह रहे थे। आवाज़ और भी धीमी हो गई। जाकर ज़रा बटन तो ऑन करो ताकि अंदाज़ा हो सके मेरी कारीगरी का। इसकी बात अनसुनी करके वो कह रहा था। तानी ने हुक्म की तामील की और कमरा जगमगा उठा। देखा मेरा कमाल? वो दाद लेना चाहता था। तानी कुछ नहीं बोली। हाँ, तुम भी कुछ कह रही थी। कह दो, मैं फारिग ही हूँ। मैं कह रही थी कि आप सबके सामने ऐसी बातें ना किया करें। रात भी मैं इतना शर्मिंदा हुई कि बस। क्या मतलब भला? ऐसी मैंने कौन सी बात कर दी थी? भवें उचकाकर गहरी संजीदगी से सवाल किया। अच्छा, अब बने नहीं। वो कुछ झुला रही थी। साफ साफ कहो ना, इशारों की जुबान मेरी समझ में नहीं आती। अब वो जरा मुस्कुराकर गहरी नज़र से इसे देखते हुए कह रहा था, हाँ ऐसे ही मासूम है ना आप? इसने सर हिलाकर हल्के से तंज से कहा, हूँ तो मासूम ही, इसमें क्या शक है? मुझे नहीं पता, बस मैंने जो कहा है वो मान लें। तुम कह रही हो सबके सामने ऐसी बातें ना किया करें, यानी तन्हाई में इजाज़त है? हाय अल्लाह, आप भी बस। वो रुख मोड़कर खड़ी हो गई। क्या मतलब तन्हाई में भी कुछ कहने की इजाज़त नहीं? फिर हमारा इश्क किस तरह परवान चढ़ेगा? वो खासा फिक्रमंद था। मुझे नहीं पता अब तानी और क्या कहती। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम एक शरीफ और घरेलू लड़की हो। ज़माने की हवा भी नहीं लगी तुम्हें। तुम भला इन बातों को क्या जानो? इसीलिए तो कहता हूँ, सब मुझ पर छोड़ दो। मैं महफिल में बैठकर बातें करूँ या तन्हाई में कानों में रस घोलूं, तुम मना नहीं करो। भरोसा रखो मुझ पर, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। आप तो बदनाम कर देंगे मुझे। फिक्रमंदी नुमाया थी। इश्क में ये सब तो होता है। पहले सोचना था ना, या फिर मुझसे ही आगे के मराहिल पूछ लेती। अच्छा, अब तो गलती हो गई है मुझसे। क्या मतलब, तुम इसे गलती कहती हो? इसने अच्छी खासी नाराज़ी दिखाई। मेरा ये मतलब तो नहीं था। वो इसे नाराज़ कैसे कर सकती थी? नहीं, बस अब रहने दो। वो मेज़ उठाकर जगह पर रखने लगा। देखे, नाराज़ तो नहीं हो, मैंने तो यूं ही कह दिया था। शहराम ने जवाब नहीं दिया। चेहरे पर गहरी संजीदगी और नाराज़ी थी। तानी को घबराहट होने लगी। वो रास्ते में आ खड़ी हुई। प्लीज़ यूं ना करें। शहराम ने इसके हाथों की लर्जिश और चेहरे की उदासी को बगौर देखा, मगर अपने चेहरे से खफगी दूर नहीं की। आज पहली बार तानी यूं तो इसके करीब आई थी। इसके नाराज होने के एहसास से ही घबरा गई थी और शहराम के दिल में गहरा इत्मीनान उतर गया था। ये तो वो जानता था तानी भी इसे पसंद करती है, मगर शिद्दत का अंदाज़ा तो आज हो रहा था और इससे तानी की ये चाहत बहुत अच्छी लग रही थी। प्लीज़ शहराम, इसने जैसे मिन्नत की। ओ, आप इधर हैं? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। सोमी अचानक ही इधर आई थी।
शेहराम पर निगाह पड़ी तो इत्मीनान की सांस खींचकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोली थी, कोई काम था मुझसे? शेहराम की तवज्जो इसकी तरफ हो गई। बहुत ज़रूरी काम है जनाब, वह कहते कहते करीब चली आई, जबकि तानी गैर इरादी तौर पर पीछे हट गई थी। आओ चलो मेरे साथ। तानी को मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो शेहराम से कह रही थी। शेहराम ने एक नज़र तानी पर डाली, फिर सोमी के साथ चला गया। ओह, तो ये वजह थी। शेहराम इसलिए बदल रहा है, इसे सोमी की तवज्जो जो मिल रही है। तानी के अंदर सन्नाटा उतरने लगा। क्या ऐसा भी होना था? क्या बिगाड़ा था मैंने शेहराम का? फिर इसने मेरी पुरसुकून जिंदगी को बेसुकून कर दिया। बहुत जब्त के बावजूद इसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सर झुकाए इस कमरे में चली आई जो आजकल इनकी तसरफ में था। कुछ देर यहाँ बैठकर आंसू बहाने के बाद इसने बामुश्किल खुद को संभाला। अभी कोई चला आएगा तो वजह भी ज़रूर पूछेगा, फिर क्या जवाब दूंगी मैं? अपने और शेहराम के बारे में क्या बताऊंगी? इसके बारे में तो सब यही कहते हैं, जिंदा दिल है, किसी भी मामले को सीरियस नहीं लेता। सब मुझे इल्ज़ाम देंगे, मैंने इससे मोहब्बत करने की गलती क्यों की, हालांकि मेरा कसूर तो कहीं से भी नहीं निकलता। वो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, मगर मैंने कभी भी इजहार नहीं किया था। शायद मेरे दिल में छुपी चाहत इन पर आया हो गई थी, जभी तो उन्होंने भी मुझ पर खसूसी तवज्जो दी और बार बार मेरे रास्ते में आने लगे। बस मैं धोखा खा गई। मगर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? क्या ज़रूरी है कि वो और सोमी? इसने गहरी सांस खींचकर खुद को दिलासा देना चाहा, मगर बहला नहीं सकी। सोमी के चेहरे पर, इसकी आंखों में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो चौंकाने वाली थी। जब वो इस कमरे से उठकर सबके दरमियान आकर बैठी तो चेहरा कमलाया हुआ, हर अंदाज थका थका सा था। जिसने भी देखा यही पूछा, क्या बात है तानी, बहुत थकी हुई और उदास दिखाई दे रही हो? मैं ठीक हूँ, सबको तसल्ली देते देते वो और भी निढाल हो गई। शेहराम कहाँ है? तैयबा की अम्मी ने आकर यहाँ मौजूद हाजरीन पर निगाह डालकर पूछा था। सोमी के साथ कुछ देर पहले देखा था, इसके बाद खबर नहीं। रोमी ने कुछ मजाहिया से अंदाज में बताया। सोमी तैयबा की नंद, वो शेहराम के साथ कल भी बाजार गई थी। अजीब सी लड़की है, और तो किसी से बात नहीं करती। शेहराम, अच्छा बस खामोश। छोटी चची की बात किसी ने मुकम्मल नहीं होने दी। बेटी तो बेटी होती है, अपनी हो या पराई, इज्जत सांझी ही होनी चाहिए। अगर वो शेहराम के साथ कहीं गई है तो गलत बात नहीं करनी चाहिए। तैयबा कहाँ है? काफ़ी देर से दिखाई नहीं दी, खाला पूछ रही थी। वो बेचारी बहुत मसरूफ़ है, पहले शोहर की नाज परदारियों में लगी रही, अब बुआ जी ने ड्यूटी लगा दी है। सच्ची इसकी ज़िंदगी का ये रंग ढंग देखकर मुझे तो शादी से नफरत सी हो गई है। ए हे सीमा, कैसी बातें करती हो? अच्छी भली तो है हमारी तैयबा। बड़ी भाभी क्या अच्छी भली है, जब से आई है हम में तो ठीक तरह बैठी भी नहीं है, इसी फिक्र में रहती है इसके मैके में मेहमान बनकर आए ससुराल वालों की खातिर खिदमत में कोई कमी न रह जाए। ये ससुराल वाले भी हम जैसे ही होते हैं, मगर बहू के मैके आकर पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हैं। अब ये सोमी साहिबा हमारी ही हम उम्र हैं, मगर नहीं बैठती हम सबके दरमियान कि कहीं इनकी अहमियत कम ना हो जाए। लड़कियां खासी जली बैठी थीं। शादी से पहले सब लड़कियां इसी तरह बढ़ चढ़कर बोलती हैं, मगर जब ब्याही जाती हैं तब पता चलता है ज़िंदगी वो नहीं जैसा ये समझती थीं। ज़िंदगी इनके लिए क्या है ये तो शादी के बाद पता चलता है। छोटी खाला, जिनकी शादी को 2 साल हो रहे थे, बड़ी संजीदगी से कह रही थीं, आप ही बताइए क्या है ज़िंदगी? रोमी हंसी। औरत की ज़िंदगी अताअत, सब्र, खामोशी और ज़ब्त से इबारत है। उफ, डराएं तो मत। लड़कियां अभी कहाँ समझ सकती थीं, हंसी में उड़ाने लगीं। छोटी खाला इनकी मासूमियत पर मुस्कुराकर खामोश हो बैठी। किसी ने मेरी नन को तो नहीं देखा? तैयबा ने इधर झांक कर पूछा। देखा भी हो तो हमने तवज्जो कहाँ दी है, वो ऐसी खास चीज़ है भी तो नहीं। सीमा ने मुंह बनाकर कहा। वो बुआ जी इसका पूछ रही हैं। सच्ची तैयबा, आंटी बड़ा बोर हो रहे हैं हम आपके ससुराल वालों की वजह से। ये आपकी मोहतरमा बुआ जी लड़कियों को ऐसे घूर घूर कर देखती हैं और इनके चेहरे पर तनकीद इतनी वाज़िया लिखी होती है कि करीब से गुजरते भी डर लगता है। बुढ़ापे में कुछ लोग हो जाते हैं ऐसे। नौजवान नस्ल पर तनकीद करना ही इनका मशगला रह जाता है। पुप्पो समझाने लगी। मेरे अल्लाह, मुझे ऐसे बुढ़ापे से बचाना। रोमी ने वाकई सख्त खौफजदा होकर कहा था। शाम के लिए कुछ तैयारी भी की है या यूं ही सबकी सब बैठी हुई हो? घर में सिर्फ 3 स्त्रियां हैं, शाम को सबकी सब इकट्ठी धावा बोल देती हो? चची के कहने पर रोमी तो फौरन कपड़े इस्त्री करने उठ खड़ी हुई। सीमा ने भी तकलीद की, फिर जाते जाते तानी के पास रुक गई। तुम भी आ जाओ, कपड़े प्रेस कर लो, कुछ देर बाद तो सबको ज़रूरत पड़ जाएगी। नहीं, मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा। ओ, कहाँ थे तुम? कोई अंदर आया था और बड़ी भाभी पूछ रही थी। तानी की दरवाजे की जानिब पुश थी, जान नहीं सकी वो किससे मुखातिब हैं, मगर जब वो बोला तो सारी जान से मुतवज्जा हो गई। होगा कोई काम आप लोगों को, इसलिए मेरी याद आ रही होगी।
इसने बताया ही नहीं कहाँ था, उल्टा इनसे सवाल करने लगा। बड़े बदतमीज हो, हम क्या तुम्हें काम के वक्त ही याद करते हैं? भाभी शमा नाराजी से गोया हुई। जमाने का यही चलन है भाभी, हर कोई मतलब का है। वो कहता हुआ तानी के करीब आ बैठा, तब वो एकदम से खड़ी हो गई और सीमा के साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर इसे ख्याल आया, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मेरे यूं उठ खड़े होने पर पता नहीं इसने क्या ख्याल किया होगा। उफ, बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो तो पहले ही मुझसे नाराज है और मैंने मजीद हमाकत कर दी। है कोई अल्लाह की बंदी जो मेरे कपड़े प्रेस कर दे? शहराम दरवाजे पर खड़ा था। तानी ने सबसे पहले पलट कर इसे देखा और बोली, लाइए मैं कर देती हूँ। रहने तो तानी, बड़े आए ये नवाब कहीं के, अपने कपड़े भी प्रेस नहीं कर सकते। कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारी नौकरानियां नहीं हैं। सीमा ने हाथ पकड़कर तानी को रोक लिया। एक इस्त्री दे दे फौरन, सोमी ने आकर बड़ी बेनियाजी और हुक्म के अंदाज में कहा। इस्त्री तो कोई भी फारिग नहीं है। रोमी को इसका अंदाज बहुत ही बुरा लगा। इसने कुछ देर रुककर इनका जायजा लिया, फिर शहराम से बोली, मुझे तो अपने और बुआ जी के कपड़े प्रेस करने हैं अभी फौरन। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये लड़कियां कपड़े प्रेस कर तो रही हैं, आप अपने और बुआ जी के भी ले आएं। अच्छा, इसने किसी लड़की से पूछने की जहमत ही नहीं की कि वो भी तैयार हैं या नहीं। फौरन कपड़े लाने के लिए चली गई। तुम इंतहाई बदतमीज और फजूल इंसान हो। सोमी के जाते ही लड़कियां चीखने लगीं। अगर मेरे कपड़े प्रेस करने से इनकार न करती तो ये नौबत ना आती। वो एक सूट था, अब दो करने पड़ेंगे। शहराम हंस रहा था। जाओ, चले जाओ यहाँ से, सख्त जहर लग रही हो। और मैं कह देती हूँ, हरगिज इस चुड़ैल के कपड़े प्रेस नहीं करूँगी। सीमा चीख रही थी। और मैं भी नहीं करूँगी, मेरे तो वैसे भी प्रेस कर चुकी हूँ। मैं तो जा रही हूँ। रोमी जल्दी जल्दी दुपट्टे पर इस्त्री करने लगी। चलो फिर बाकी रह गई दीबा और ताबिंदा, ये दोनों ही नेक हैं। मेरा ख्याल है एक एक जोड़ा बांध कर सवाब हासिल करेंगी। जी नहीं, मैं इतनी नेक नहीं हूँ, दीबा ने मुंह बनाया। अभी भी एक बाकी हैं। उन्होंने मेरा सूट प्रेस करने के लिए अभी कुछ देर यहाँ ठहरना है। चलो यही कर देंगी, है ना? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। इसके जवाब से पहले सोमी कपड़े उठाकर चली आई। सोमी, इन सब ने तो इनकार कर दिया है, ना सिर्फ आपके कपड़ों के सिलसिले में बल्कि मैं भी जेरे अताब हूँ। ऐसा करो, मेरे और अपने अब तुम ही प्रेस कर दो। नहीं, मैं आपके तो कर रही हूँ, ताबिंदा जल्दी से बोली और शहराम के कपड़े अपने पास रख लिए। मेरा ख्याल था आप लोग मेहमान नवाज हैं। असल में तैयबा भाभी की वजह से मैंने सबके बारे में ही गलत अंदाज़ा लगा लिया था। वो बहुत कड़वे से अंदाज में मुंह बनाकर कह रही थी। किसी ने भी जवाब में कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस चली गई। कितनी गैर महज़ब हो तुम सब की सब। पता है वो कितनी अहम मेहमान हैं। इसने सब लड़कियों को शर्म दिलाने की कोशिश की। हाँ, हम ऐसी ही हैं। सीमा ने सबकी नुमाइंदगी करते हुए जवाब दिया। अफसोस तो मुझे तुम पर है, तुम तो ऐसी नहीं थी। वो तानी से कह रहा था। जी, मगर मैं, इसे खुशी भी हुई। शहराम की अपने बारे में राय जानकर अफसोस खुद पर हुआ। बस अब जो होना था हो गया। वो वापस चला गया। लड़कियां तो शाम में अपनी तैयारी की बातें करने लगीं, जबकि तानी का सारा ध्यान अब इधर ही था। वो बहुत उदास होने लगी थी। पछतावा भी साथ साथ था। बुआ जी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? सोमी बात करने के इरादे से ही इनके पास आकर बैठी थी। बेटी, भला मैंने तुम्हारी किसी बात का कभी बुरा माना है? कहो, क्या कहना चाहती हो? बुआ जी, वो जो शहराम है ना, हाँ हाँ, कुछ कहा है इसने तुम्हें? नहीं बुआ जी, मेरा कहने का ये मतलब था कि वो बहुत अच्छा लड़का है। इतना अच्छा लड़का मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वाकई वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। सुना है बड़ा लायक है, और देखो तो घर में कितने इससे बड़े मौजूद हैं, मगर चलती इसकी है, खूबसूरत भी है, मगर मुझे थोड़ा बदतमीज भी लगा है। नहीं तो बुआ जी, इनके घर में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज तो वो ही है। आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। चलो, यूं ही हुआ होगा। ये बताओ, तुम क्या कहना चाह रही थी? साफ बात तो कर रही हूँ बुआ जी। वो बड़ा अच्छा लड़का है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये बात है। बुआ जी गहरी सोच में गुम हो गई। क्या मेरी बात अच्छी नहीं लगी आपको? इनकी चुप इसे बेचैन करने लगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं सोच रही हूँ, वो हमारी बहू के खानदान का लड़का है। इनके खानदान में बेटी देकर पलड़ा बराबर हो जाएगा। ओहो, ये क्या बातें लेकर बैठ गई आप? वो मुंह फुलाकर बैठ गई। अच्छा चलो ठीक है, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुम्हें पसंद है तो बस फिर वो किसी और का नहीं हो सकता। खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे। बस अब तुम बात पक्की ही समझो। लो जी, ये क्या बात हुई भला? सोमी ने इनकी बात सुनकर रिलैक्स होते हुए कहा था कि समझ नहीं पाई थी। जब बात ही नहीं तो पक्की कैसे समझ ले? वो हमारी बहू का भाई है। अगर हम ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो इन्हें अपनी बहन की खुशियों के लिए रिश्ता करना ही पड़ेगा। वाकई ये बात तो है, आप ठीक कह रही हैं बुआ जी। सोमी बहुत खुश थी। चलो जाकर अब शाम की तकरीब की तैयारी करो। अभी थोड़ी ही देर में ढोलकी रखी जाएगी। सब लड़कियां तो न जाने कब से लेपा पोती में मसरूफ हैं।
मगर तुम ऐसी भोली इतनी मासूम बच्ची हो कि कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। जाओ जाकर तैयार हो जाओ और सुनो अपनी भाभी से हमारी तरफ वाले भारी सेट के झुमके लेकर कानों में डाल लो, तुम पर प्यारे लगेंगे। ठीक है बुआ जी। वो बड़ी तरंग में तैयार होने के लिए उठी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। शाम की तकरीब के लिए घर में बहुत चहल पहल थी। सोमी तैयबा से झुमके लेने इसके कमरे में आई तो वो मौजूद नहीं थी। इसे तलाश करते वो इधर उधर देखती बैरूनी बरामदे तक आ गई। यहाँ तैयबा, तानी और शहराम मौजूद थे। इसने तैयबा को बुलाकर झुमकों के लिए कहा। तैयबा नीली साड़ी के साथ वही झुमके पहने हुए थी और नाजिम ने बहुत तारीफ भी की थी। सोमी ने देख तो लिया था भाभी ने पहन रखे हैं, मगर फिर भी मांग रही थी। तैयबा ने गहरी सी सांस खींचकर झुमके उतारकर इसे थमा दिए। शहराम आवाजें दे रहा था, इसलिए फौरन वापस आ गई। जल्दी आओ, बड़ा जरूरी काम है। वो बहुत बेताबी से बुला रहा था। क्या है, आग लग गई है कहीं? सोमी ने तैयबा का मूड खराब कर दिया था। वो जो लड़की जा रही है इसे लेकर आएं और आकर मुझसे रिक्वेस्ट करें कि मैं आप दोनों की एक तस्वीर बना दूं। कौन? वो तो तानी है। तैयबा ने नीले लिबास में कुछ फासले पर जाती तानी की जानिब इशारा करके कहा। जी हाँ, वो तानी ही है और मेरा ख्याल है तानी के लिए तस्वीर बनाना ममनू नहीं है। मेरा मतलब है तुम इसकी तस्वीर, मतलब बाद में पूछती रहना। जाओ लेकर आओ, फिर मेरी मिन्नत करो कि तस्वीर बना दूं। कसम से जिस खिदमत के लिए कहोगी इसके एवज करने को तैयार हूँ। शहराम के बच्चे, तुमसे तो मैं आकर पूछती हूँ। वो तानी के पीछे लपकी। तानी को कुछ बताए बगैर हाथ पकड़कर खींचती हुई इधर ले आई और बोली, प्लीज शहराम, हम दोनों की एक तस्वीर तो बना दो। फालतू की तस्वीरें नहीं बना सकता। इसने नखरा दिखाया। अच्छा बताऊं मैं तुम्हें? चलो नखरा ना करो, हम दोनों तैयार खड़ी हैं। छोड़े ना तैयबा बाजी, मुझे नहीं बनवानी। शहराम की बेनियाजी और साफ इनकार पर तानी का दिल टूट गया था। वो हाथ छुड़ाने लगी। आराम से खड़ी रहो। तैयबा ने और भी मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा जिद करती हैं तो बना देता हूँ। शहराम ने झट एक तस्वीर ली। इसके साथ ही तानी हाथ छुड़ाकर भाग गई। चलिए अब आप एक अच्छा सा पोज बना लें। इस यादगार मौके पर हो जाए एक प्यारी सी तस्वीर जो हमेशा के लिए संद रह जाए कि आपने मुझ पर एक एहसान किया है। हाँ ठीक है, बना लो। तैयबा तैयार खड़ी होगी। वाह ब्यूटीफुल, कसम से इतनी हसीन तो जिंदगी में कभी नहीं लगी होंगी। पता नहीं ये मेकअप का कमाल है या मेरी नज़रों का कसूर है। ये तस्वीर शाकार होगी। वो बोले जा रहा था और अचानक आकर शहराम के पीछे खड़े हो जाने वाले नाजिम को देखकर तैयबा का रंग उड़ गया था। वो पता नहीं ये शहराम का बच्चा क्या क्या बोले जा रहा है। वो चेहरे पर हाथ रखकर सामने से हट गई। क्या हुआ? शहराम ने हैरत से कहा। मैं मसरूफ हूँ, बहुत काम है मुझे। वो इतना कहकर अंदर चली गई। नाजिम ने पीछे से शहराम के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंका, फिर हंसकर बोला, ओ तो ये आपकी दहशत है। जरा ठहर कर आ जाते, वो बेचारी तस्वीर तो बनवा लेती। तैयबा पर अजीब सी घबराहट तारी थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं और शहराम बहन भाई की तरह हैं, मगर नाजिम की मौजूदगी में तुम चली क्यों आई? बनवा लेती तस्वीर। वो इतने शौक से बना रहा था। नाजिम कमरे में आते ही कह रहे थे। वो समझ नहीं पाई तंज कर रहे हैं या यूं ही कह रहे हैं। भाभी, मैरून शेड की लिपस्टिक होगी आपके पास? सुमी कपड़े तब्दील करके इसके झुमके पहने और अच्छा खासा मेकअप किए कमरे में दाखिल हुई थी। कुछ इतनी जल्दी में थी कि दस्तक देना भी याद नहीं रहा। अब नाजिम को यहाँ मौजूद पाकर कुछ झिझक कर दरवाजे के पास ही रुक गई। तुम तैयार तो हो, अब लिपस्टिक क्या करनी है? तैयबा को हैरत हुई। नई शेड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अब नाजिम ने भी सोमी की तरफ जरा गौर से देखा और बोले, ज्यादा तैयारी की जरूरत भी नहीं, तुम पहले ही जरूरत से कहीं ज्यादा तैयार हो चुकी हो। भाईजान, आपने भाभी की फैमिली की लड़कियों को शायद गौर से नहीं देखा। अल्लाह तौबा, वो तो इतना मेकअप करती हैं और ऐसे भड़कीले कपड़े पहन रही हैं कि मैं और बुआ जी तो बस हैरान ही हो रहे हैं। पता ही नहीं लगता कौन शादीशुदा है और कौन नहीं। मैंने तुमसे जो कहा है वो सुन लिया है ना तुमने? नाजिम का अंदाज बेहद खुश्क था। सोमी को सर इस बात में हिलाकर वापस जाना पड़ा। झुमके कहाँ हैं तुम्हारे? सोमी के जाने के बाद वो तैयबा से पूछ रहे थे। वो सोमी ने ले लिए हैं। जब तुमने पहन रखे थे तो फिर इसने क्यों ले लिए? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा सेट पहन लेती हूँ। उन्होंने ख्याल किया था, इस बात को महसूस किया था कि सोमी ने झुमके उतरवा कर ज्यादती की है। तैयबा के लिए यही बहुत था। वो दूसरा सेट पहनकर बाहर आई। सोमी को आज बाकी लड़कियों के साथ ढोलक के करीब बड़े खुशगवार मूड में बैठे देखकर हैरत भी हुई और खुशी भी। चलो, ये हमारी फैमिली की लड़कियों में घुल मिल कर तो बैठी, वरना तो जब से आई थी कुछ अजीब ही अंदाज था इसका और बुआ जी का। और तैयबा बेचारी की सारी तवज्जो इन्हीं की तरफ रहती, कहीं खातिर खिदमत में कमी ना रह जाए, कोई जरा सी बात इनका मूड खराब ना कर दे। ए शहराम, जरा बात तो सुनो। वो करीब से गुजरा तो इसे शाम वाली इसकी हरकत याद आ गई। फरमाइए, मगर जरा जल्दी, बहुत मसरूफ हूँ। ये तानी के साथ क्या चक्कर है? वही जो हो सकता है। वो हंस पड़ा। चालाक लड़के, मेरी मासूम बहन को आंसू मत दे देना, वो बहुत संजीदा थी। मैंने सुना है दुख के बाद सुख मिलते हैं।
इसलिए मैं इसे आजकल दुख दे रहा हूँ ताकि मुस्तकबिल खुशगवार हो। क्या मतलब? तैयबा भला क्या समझती? आपकी बहन मासूम ही नहीं बेवकूफ़ भी है। ज़रा नरम गरम कुछ कह दो, आंखों में सैलाब आ जाता है, मुंह फूलकर गुब्बारा बन जाता है और चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तुम सीरियस हो ना इसके साथ? बड़े अफसोस की बात है। क्या ऐसा हूँ मैं जो रास्ते में छोड़ जाऊँ? नहीं, ऐसे लगते तो नहीं, मगर मर्द की ज़ात बड़ी बेवफा होती है। ये तजुर्बा शादी के बाद हुआ होगा। जी नहीं, मैं कोई तजुर्बा बयान नहीं कर रही। नाज़िम तो बहुत अच्छे हैं, मैं नाज़िम से भी ज़्यादा अच्छी हूँ। खुदा तानी को बहुत सी खुशियाँ दे, कोई दुआ मुझे भी दे दो। तुम खुद अपने लिए दुआ करो। वो बड़े मुतमईन से अंदाज में ढोलक बजाती लड़कियों के पास आ बैठी। क्या कह रहे थे शहराम? सोमी ने झुककर बड़ी अपनायत और बेतकल्लुफ़ी के साथ तैयबा से पूछा। आंख कुछ नहीं। अब वो क्या बताती? सामने तानी बैठी थी, बस इसे देखकर मुस्कुरा दी। आपको आपकी अम्मी बुला रही हैं बाजी, एक छोटी सी लड़की ने आकर तानी से कहा। तो वो उठ खड़ी हुई। तैयबा की तवज्जो अब गीत गाती सीमा और रोमी की तरफ थी। तानी अम्मी की तलाश में बच्ची के साथ बाहर आ गई। कहाँ है अम्मी? पता नहीं, मुझे तो शहराम भाई ने कहा था तानी बाजी से कहो इनकी अम्मी बुला रही हैं। बच्ची इतना कहकर चली गई। शहराम ने कहा था। इसका दिल तेजी से धड़का। इधर उधर निगाह दौड़ाकर इसे ढूंढा, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं था। कुछ देर इंतजार के बाद वो वापस लौटने लगी। ए लड़की, दिल वाले तो महबूब के इंतजार में उम्र बिता देते हैं, तुम 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकी। अचानक वो सीढ़ियां उतरकर सामने आ खड़ा हुआ। तानी जवाब में कुछ कह नहीं सकी। नाराज हो? वो इसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। आपको इससे क्या? तानी को भी गुस्सा तो था। मुझे नहीं तो फिर किसे है? लड़की, क्या बताऊं कैसा बेकल रहा हूँ। बस रहने दें, गलती मुझसे हुई है। चलो, जो भी गलती तुमसे हुई है मैंने माफ़ की। इसने सखावत का मुजाहरा किया। बात भी ना करे मुझसे। अच्छा, बात भी ना करूं? और वो जो उजड़ी सूरत बनाए फिरती हो, फिर इसका क्या करूं? आपको क्या? फिर वही बात बता तो रहा हूँ, बहुत उदासी होती है तुम्हें यूं देखकर। बातें न बनाएं। अगर ऐसा ही है तो नाराज क्यों हुए थे? तुम्हें आजमाने को जी चाहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले भी कब बात करती हो। मैं ही लफ्ज़ों के फूल बिखेरता रहता हूँ। खफा नहीं थे? वो बेयकीन थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शहराम हंस पड़ा। बहुत बुरे हैं आप। मैं नहीं बात करती आपसे तो आपको मेरी नाराज़गी की कोई परवाह ही नहीं। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे नाराज़ रह ही नहीं सकती। वहाँ मुकम्मल एतमाद था। तानी बस इसकी सूरत देख कर रह गई। वाकई ठीक कहा था इसने। शहराम खफा नहीं है, ये जानकर ही वो कैसी हल्की फुल्की हो गई थी। अब खुद खफा होने की हमाकत कैसे कर सकती थी? अब चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? आपको नहीं पता आपके यूं खफा हो जाने से मैं कितने वसवसों का शिकार हो गई थी। बहुत मुश्किल से मैंने ये दिन गुजारा है। शहराम, मैं शरीफ घराने की बहुत सादा सी लड़की हूँ। प्लीज़ मुझे रुसवाई मत दीजिएगा। चाहना इख्तियार की बात नहीं, मगर मेरे दिल को धड़का सा लगा रहता है। कहीं ये चाहत मेरे लिए उम्र भर का दुख और पछतावा ना बन जाए। ऐसा कुछ भी मत सोचा करो तानी। मैं अपनी मोहब्बत में सच्चा हूँ, तो मैं रुसवा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चाहत मेरे लिए खेल नहीं है। वाकई ये जज्बा बेख्तियार कर देता है। मेरी दुआ है हम जिंदगी का सफ़र एक साथ काटें, हमें किसी आजमाइश से दो चार न होना पड़े। तानी ने पूरे खलूस से आमीन कहा। फिर वो दोनों यहीं सीढ़ियों में बैठ गए और इधर सोमी शहराम को ढूंढती फिर रही थी। आज जो सूट पहना था, बकौल बुआ जी वो शहजादी लग रही थी। बस अब इसकी ख्वाहिश थी कि शहराम भी एक झलक देखकर तारीफ कर दे। बुआ जी ने इसे यकीन दिलाया था तैयबा की वजह से ये लोग कभी भी इनकार नहीं कर सकते। बस तब से सोमी शहराम को अपनी मलकियत तस्वर करने लगी थी। रोमी, आज तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। आखिर रोमी शहराम की बहन थी। फिलहाल इससे बनाकर रखना ही बेहतर था। रोमी ने सोमी की तरफ कुछ हैरत से देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वाकई ये बात इसी लड़की ने कही है। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं है मेरी बात का? तुम आज वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। और ये बताओ मेरा सूट कैसा है? ठीक है। रोमी ने कुछ खास तवज्जो ही नहीं दी। सोमी को अच्छा तो नहीं लगा, मगर पहली गलती समझकर माफ़ कर दिया। यूं भी मूड बहुत खुशगवार था। बुआ जी भी पहले तो अलग थलग ही बैठा करती थीं, या अगर कभी सबके दरमियान आकर बैठ भी जाती तो एतराज़ ही करती रहती थीं। मगर आज वो तैयबा की अम्मी और चच्ची शहराम की अम्मी के पास बैठी बड़ी अपनायत से बातें कर रही थीं। रोमी की तो ख़ास तौर पर तारीफ़ की। फिर चच्ची से बोली, सच तो यह है दुल्हन, तुम्हारे सारे ही बच्चे बड़े प्यारे और बातमीज़ हैं। ये खबर चच्ची के लिए नई और हैरान कुन थी कि इनके तीनों ही बच्चे ख़ानदान भर में शरारती और मुंह फट मशहूर थे। बोली, ये तो आप यकीनन मेरा दिल रखने को कह रही हैं। मेरे बच्चे तो इतने शौक और निडर हैं कि अपने इतने सख्त गीत बाप से भी नहीं डरते। अब तो हम दोनों मियाँ बीवी ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। वो हंसकर अम्मी को देखते हुए कह रही थीं, बच्चे तो शौकियाँ करते ही अच्छे लगते हैं बेटी। और तुम्हारा ये शहराम, ये तो तुम्हारे सारे ख़ानदान की रौनक है।
हंसोड़ मगर बड़ा ही बाअदब बच्चा है। शमा जरा देखना, बड़ी भी होश में तो है, एक शहराम ही तो है जो इनको भी बातें सुनाने से नहीं चूकता और ये इसी की तारीफ कर रही हैं। तैयबा की बड़ी भाभी छोटी से कह रही थी, लगता है नाजिम भाई ने इन्हें समझाया है कि मेहमान बनने के भी आदाब होते हैं। हाँ वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त मालूम होती है। आज तो ये दोनों ही बहुत इखलाक बरत रही हैं। तैयबा बेटी बैठ जाओ, थक जाओगी, मैं कब से तुम्हें काम करते ही देख रही हूँ। बुआ जी की बात पर तैयबा ने इन्हें हैरत से देखा और दोनों भाभियां तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर छोटी बोली, बुआ जी पानी का एक गिलास लेकर आने से भला क्या थकावट हो जाएगी इसे। भाई हमारी तो लाडली बहू है, हम तो ख्याल रखेंगे। माशाल्लाह सब लड़कियों में प्यारी लग रही है। मुझे लगता है इन्होंने कुछ खा या पी लिया है। दोनों उठकर चली गईं। इनकी अपनाइयां सब में यूं घुल मिलकर बैठना तैयबा को बहुत मुतमईन कर गया था, वरना तो इन दोनों के रवैये की वजह से वो ठीक तरह से फंक्शन भी इंजॉय नहीं कर पाती थी। हर वक्त ध्यान इधर ही जो रहता था। पानी का खाली जग उठाकर वो किचन की तरफ आई तो रास्ते में नाजिम खड़े थे। आओ तैयबा तुम्हारी तस्वीर बनाऊं। हाथ में पकड़ा कैमरा चार्ज करते हुए वो कह रहे थे। तैयबा के कुछ कहने से पहले दोबारा बोले, तुम्हें बहुत शौक है ना तस्वीर बनवाने का। छन से कोई चीज़ तैयबा के सीने में टूट गई। उन्होंने क्या समझा, ये क्या जताना चाह रहे हैं। वो पूरी आंखें खोले धुआं होते चेहरे के साथ इन्हें देखने लगी। उन्होंने यही पोज कैद कर लिया और बोले, इतनी हैरान क्यों हो रही हो, क्या मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं ले सकता। मुझे तस्वीर बनाने का कोई शौक नहीं। वो तो शहराम, हाँ मुझे पता है शहराम नहीं कहा होगा। नहीं आप गलत समझ रहे हैं, बात यूँ नहीं है। भाभी आइए न, कहाँ रह गई हैं आप। सोमी को आज तैयबा की बहुत फिक्र हो रही थी, इसे देखती यहाँ तक चली आई। इनकी बात अधूरी रह गई और अधूरी बातें बहुत तकलीफ दिया करती हैं। तैयबा तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर सबसे माजरत करके कमरे में चली आई। फिर शादी की पूरी तकरीब के दौरान वो खामोश रही। शहराम से तो खास तौर पर कतराती रही। वो देख रही थी नाजिम और शहराम अक्सर इकट्ठे दिखाई देते हैं। दोनों हंस हंस कर बातें भी करते हैं, मगर नाजिम के दिल में शहराम के लिए क्या है ये तो वो खूब ही जान गई थी। वो चाहती तो थी नाजिम के दिल से शक का ये बीज निकाल फेंके, मगर नाजिम ने फिर कभी ये मौजूद छेड़ा ही नहीं। मूड भी खुशगवार ही रहता था और वो डरती ही रहती है ये बात करके इनका मूड ख़राब ना कर दूं। अभी तो ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान है, कहीं गुस्से में आकर ये मेरे घर वालों से भी कुछ कह ना दें, फिर क्या इज्जत रह जाएगी। शहराम क्या सोचेगा। इसने बेहतर यही समझा जब तक मैके में है इस बात को ना ही छेड़ा जाए। वलीमे से अगले रोज़ ये लोग वापस आ गए थे और शहराम ने कहा था, तैयारी कर रखो, तुम्हें बहुत जल्द एक और शादी अटेंड करने आना होगा। प्लीज़ यूँ सरगोशी में बात ना करो। वो घबरा कर पीछे हटी थी कि नाजिम भी तो मौजूद थे। यूँ झुक कर वो इसके कान में सरगोशी कर रहा था। गलत मतलब भी ले सकते हैं। अरे क्या हुआ है। इसके यूँ घबरा कर पीछे हटने पर वो हंस पड़ा था। तैयबा क्या बताती क्या हुआ है। हमारे इतने पाकीज़ा प्यार को यहाँ किस नज़र से देखा गया है। मैं इतनी मजबूर हूँ कि अब तुम्हारी और अपनी दोस्ती से भी इनकार करती हूँ। तैयबा बहुत बोझल दिल के साथ वापस आई थी, जबकि सोमी और बुआ जी अच्छी खासी खुश थीं। सारे सफ़र में वो दोनों बातें करती रहीं। तैयबा के घर वालों की तारीफ़ें, खासकर शहराम का जिक्र बार बार होता रहा। नाजिम ज़्यादातर खामोश ही रहे। फिर घर वापस आकर वही रूटीन शुरू हो गई। नाजिम का ऑफिस, सोमी का कॉलेज। अब तैयबा ने बाकायदा घर का काम काज शुरू कर दिया था। वो इसी में लगी रहती। ऊपर के काम के लिए एक औरत इनके यहाँ आती थी, काम भी करती, बुआ जी को मोहल्ले भर की खबरें भी सुनाती। इसलिए बुआ जी बड़ी बेचैनी से इसकी आमद का इंतजार करती। अगर कभी वो छुट्टी कर लेती तो इनकी बेचैनी दीदनी होती थी। सोमी घर आती तो आकर बुआ जी के कमरे में बैठ जाती, दोनों बातें करती रहती। सोमी कॉलेज के किस्से सुनाती, वो इसे मुलाजमत से सुनी हुई मोहल्ले की रिपोर्टें पेश करती। दोनों का वक्त अच्छा गुजर रहा था। तैयबा काम से फारिग होती तो कभी टीवी लगाकर बैठ जाती, कभी कोई मैगजीन लेकर बैठती। इन्हें यहाँ आए एक हफ्ता होने को आया था जब एक रोज़ बुआ जी ने इसे बुलाया। वो किचन में काम कर रही थी। आंच धीमी करके इनकी बात सुनने कमरे में चली आई। बैठो बेटी, तुम तो सारा दिन मसरूफ़ ही बहुत रहती हो, बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। बस बुआ जी आजकल दिन ही इतने छोटे होते हैं, पता नहीं चलता। वो ख्वामखा ही शर्मिंदा हो रही थी। वैसे भी इसे पता नहीं चलता था वो तंज कर रही हैं या आम सी बात कह रही हैं। इनके बेड के किनारे पर टिक गई और इंतज़ार करने लगी कब वो बात करती हैं। तुम्हारे मैके शादी पर गए, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वहाँ शादी पर जो रौनक, जो चहल पहल थी, मैं और सोमी तो अब तक याद करते हैं। वो तुम्हारा भाई शहराम बहुत ही प्यारा लड़का है। मैंने तो जब से देखा था समझो अपना बेटा ही बना लिया था। जी। वो क्वेश्चन समझकर भी मुस्कुराई। वो और सोमी एक साथ कितने अच्छे लगेंगे। जी। अब इसने परेशान होकर इनकी तरफ देखा। तुम सोच रही होगी लड़की वाली होकर मैं खुद ये बात कह रही हूँ।
असल में तुम्हें अब इनकी नहीं, इस घर की बेटी समझती हूँ। तुमसे राय ले रही हूँ। वैसे मैं तो 100% राजी हूँ। मुझे तो वो लड़का अच्छा लगा है। नेक, शरीफ और सादा मिजाज का बच्चा है। मुझे अपना सा लगा था। सोचा इसे बीवी भी ऐसी ही सादा, मासूम और नेक मिलनी चाहिए। बस फौरन मेरे जहन में सोमी का ख्याल आया। तुम यकीन करो, मेरी सोमी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। अभी कल जो औरतें आई थी ना मेरे पास, वो भी इसके रिश्ते के लिए ही आई थी। बड़ी मिन्नत कर रही थी। मगर मैं सोचती हूँ इतनी अच्छी बच्ची किसी अपने को ही मिले तो अच्छा है। पराए घर में उजाला करने के बजाय इसे अपनों ही का सुकून और खुशी बनना चाहिए। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? तैयबा खामोश, कुछ हैरान सी इनकी सूरत देख रही थी। इनको इसके तासुरात की कोई परवाह नहीं थी। जो फैसला कर लिया था बस कर लिया था। शहराम को हर हाल में दामाद बनाना था। तुम अपनी चची से बात कर लो, वो जब चाहें हमारे घर आ सकते हैं। अगर बगैर इत्तला के भी आ जाएं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा घर इन घरों में से तो है नहीं जहाँ हटर बुंग मची रहती है, और जब मेहमानों ने आना होता है तो चमका धुलाकर शीशे की तरह चमका लिया जाता है। तोबा, मुझे तो हैरत होती है ऐसे लोगों पर। पता नहीं औरतें घर से लापरवाह किस तरह रह लेती हैं। हमारा घर भी हर वक्त साफ सुथरा होता है। मेहमानों की खातिर मदारत के लिए 2-3 डिशें भी तैयार करके फ्रिज में रखी हुई हैं, और फल भी खुदा के फजल से कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो कह रही थी, और तैयबा सोच रही थी, लोग कितने आराम से क्रेडिट ले जाते हैं। सारा दिन कामों में जुटी वो रहती थी, और ये बुआ जी इसी के सामने अपनी तारीफ़ें किए जा रही थीं। वो इन्हीं की सुनती रही, कुछ नहीं कह सकी, और शायद इन्हें इससे कुछ जवाब चाहिए था भी नहीं। बस उन्होंने अपनी मर्ज़ी बयान कर दी थी। वो खाना बनाने का कहकर किचन में चली आई, और सारा दिन बुआ जी के अल्फाज इसके साथ साथ रहे। शहराम तानी को पसंद करता है, और ये सोमी के लिए इसे गोया बुक ही कर चुकी हैं। जानती हैं ना, इस घर की बेटी इनके घर है, इसीलिए किस धड़ल्ले से बात कर रही हैं। मगर मुझे शहराम की खुशी को मद्देनजर रखना चाहिए। वो अच्छी खासी परेशान और उलझी हुई रही। शाम को जब नाजिम घर आए तो वो पहले की तरह तैयार और फ्रेश नहीं थी। इसका ख्याल था आज इसे ऐसे हुलिये में देखकर वो चौंकेंगे ज़रूर, और वजह भी पूछेंगे। मगर उन्होंने खामोशी से चाय पी और फिर बिस्तर पर लेटकर टीवी का रिमोट हाथ में ले लिया। तैयबा भी चुपचाप बैठ के एक कोने पर टिक गई। तुम्हारे मैके से फ़ोन तो आते रहते हैं ना? पता नहीं क्या सूझी थी, इसका मैका क्यों याद आ गया था। अब तो काफ़ी दिन हो रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं आया। तुमने किया है? नहीं, मैंने भी नहीं किया। उदास तो होगी, शायद इसीलिए आज इतनी थकी थकी खामोश खामोश दिखाई दे रही हो। शहराम ने भी फ़ोन नहीं किया, बस बातें ही बनाता है। तैयबा को लगा जैसे इसके जिस्म पर गर्म स्याल उंडेल दिया गया है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्या जताना चाह रहे थे वो? वजाहत करना चाहती थी, मगर मोबाइल ने इनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। बस यार, एक तो ये दुनिया के काम धंधे भी मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। वो बेजार से उठकर कहीं जाने की तैयारी करने लगे। तैयबा कोई सवाल जवाब नहीं कर सकी। वो तैयार होते रहे। ये सर झुकाए बज़ाहिर गोद में धरे अपने हाथों को बगौर देखती रही। इनके जाते ही बिस्तर पर आकर फुट फुट कर रोने लगी। नाजिम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिला वजह का शक मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। इन्हें एहसास ही नहीं। मैं ये बातें सुन सुनकर मर मर कर जीती हूँ। खुदाया, क्या करूँ? कैसे इनका दिल अपनी तरफ से साफ़ करूँ? वो बेहद मायूस और बददिल हो रही थी, और फिर जैसे अचानक रोशनी की एक किरण दिखाई दी। बुआ जी ने आज जो कहा था वो याद आने लगा। अगर शहराम और सोमी के रिश्ते की बात मैं खुद नाजिम से करूं तो इन्हें यकीनन मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। फिर जब वो इनकी बहन का सुहाग बन जाएगा, तब नाजिम किसी दूसरे हवाले से सोच भी नहीं सकेंगे। मगर शहराम और तानी, वो कुछ हिचकिचाई, फिर देर तक इस मसले पर सोचती रही। नाजिम रात को खासी देर से घर लौटे, और तब तक वो बराबर शहराम, सोमी और तानी के बारे में सोचती रही, और हमेशा इसे यही लगा, सबसे अहम ये बात है कि मेरा घर बच जाए, शक की आग जलाकर राख ना कर दे। बाकी जहाँ तक तानी और शहराम की बात है, तो ये एक वक्ती जज्बा है, कौन सा एक दूसरे से मंसूब हैं। जो लोग इन्हें एक दूसरे के हवाले से याद रखेंगे, फैसला करने के बाद वो बहुत बेकल रही। शहराम इसका प्यारा दोस्त, छोटा भाई, ये मैं क्या करने जा रही हूँ। सुबह वो बहुत थकी थकी और सुस्त थी, नाश्ता बनाने भी नहीं उठी। नाजिम से कह दिया आप सोमी से कह दें, वो बना लेगी। नाजिम इसे यूं देखकर ही परेशान हो गए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और वो कह नहीं सकी। मुझे दुख आप ही ने दिया है, आपकी गलत सोच ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। नाजिम ने सोमी से कह दिया, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, घर का काम तुम देख लेना। सोमी जानती थी बुआ जी ने तैयबा से रिश्ते की बात कर ली है, इसीलिए वो अब तैयबा के सामने खुद को खुश अखलाक और जिम्मेदार लड़की के रूप में ही पेश करना चाहती थी।
ना सिर्फ घर के कामकाज में मसरूफ रही बल्कि कई बार हाल पूछने इसके कमरे में भी आई। नाजिम ने ऑफिस जाकर इसे फ़ोन किया और हाल पूछा। वो बस यही कह सकी, अब मैं ठीक हूँ। कैसे बता दी किस अजाब में गिरफ्तार हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। नाजिम की ऑफिस से वापसी से पहले बुआ जी भी इसके कमरे में खैरियत दरियाफ्त करने ही आई, मगर एक दो बातों के बाद ही कहने लगी, तुमने शायद अभी तक अपने मैके फ़ोन नहीं किया। मैं तो कहती हूँ ये मामला जल्दी निपट जाता। तब इसने सोचा, हाँ वाकई ये बात जल्दी हो जानी चाहिए। मुझे बाकी सब कुछ भुलाकर नाजिम से कह देना चाहिए कि आपकी बहन सोमी अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे भाई शहराम के हवाले से मेरी भाभी बन जाए। वो लफ्ज़ों को तरतीब देती रही, जुमले ऐसे होने चाहिए कि इनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। नाजिम के आने में थोड़ा ही टाइम बाकी था। इसने उठकर कपड़े तब्दील किए, बाल बनाए और हल्का सा मेकअप करके फारिग हुई ही थी कि वो ऑफिस से आ गए। हाँ आज तुम लग रही हो इस घर की मालकिन और मेरी बेगम साहिबा, वरना कल से बड़ा परेशान कर रखा है तुमने। वो मुस्कुरा दी, बोली कुछ नहीं, जबकि दिल तेजी से धड़क रहा था। सोमी चाय ले आई। नाजिम चाय के दौरान इधर उधर की बातें करते रहे, जबकि वो खामोश थी। तुम भी तो कुछ बोलो, क्या सोच रही हो? सोमी अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूँ मैं भाई शहराम से इसकी बात पक्की हो जाए। अजीब मेकानकी अंदाज में इसने जुमला अदा किया था। क्या ये तुम क्या कह रही हो? यकीनन इन्हें हैरान ही होना चाहिए, ये क्या सोचे बैठे थे। और मैं इसे भाई कह रही हूँ, इनकी बहन का रिश्ता इसके लिए मांग रही हूँ। मेरा भाई अच्छा लड़का है, वो सोमी को खुश रख सकता है। क्या तुम नहीं जानती तैयबा, शहराम तानी को पसंद करता है। अच्छी बहन हो, भाई की पसंद से भी वाकिफ नहीं। इसने खुद मुझे ये बात बताई थी। जी आपको हैरत बजा थी। हाँ मैं और शहराम बहुत अच्छे दोस्त हैं। असल में तैयबा मुझे तुम बहुत प्यारी हो, जो तुम्हें अजीज है वो मुझे भी अजीज है। वो लड़का वैसे भी बहुत अच्छा है, तुम्हें अपनी सगी बहन ही समझता है, वाकई बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। अगर वो तानी में इंटरेस्टेड ना होता तो फिर सोमी के लिए इससे बढ़कर कौन था। मगर अब तो ऐसा करना तानी और शहराम पर जुल्म है। आप जानते हैं इस बात को, आप समझते हैं इस बात को। वो एकदम से हल्की फुल्की हो गई और दिल से हंस पड़ी। सर से बोझ उतर गया। इस शाम वो जितना हंसी बोली इतना तो पहले कभी नहीं बोली थी। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो? नाजिम ने पूछा था। इसने सर इस बात में हिला दिया। बहुत बहुत ही ज्यादा। आज मैं बाएतमाद हूँ, सुरखरू हूँ। पता नहीं मैंने समझने में गलती की थी या फिर मैं इतनी बुज़दिल थी कि कभी वजाहत ही ना की, ख्वामखा डरती रही। अब क्या सोचने लगी? नाजिम ने इसका हाथ हाथों में ले लिया। मुझे सहाराए ताज जिंदगी चाहिए, आज वो कह रही थी। जिंदगी भर के लिए ही तो थामा है और हम अहद निभाने वालों में से हैं जनाब। नाजिम ने हाथ होंठों से लगा लिया और तैयबा को लगा शाम के बाद रात नहीं आई, सुबह तुलू हो रही है। आसूदा नरम रोशनियों में नहाई हुई निखरी निखरी सुबह। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।